कि कोई भी 10 किसान, 5 डायरेक्टर, 5 प्रमोटर इकट्ठे होके किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत करा सकते हैं। ये पंजीकरण इंडियन प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत होता है। इसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम ये है कि ये सिलसिला 2012 में किसान उत्पादक संगठन बनाने का शुरू हुआ, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, सफैक न्यू दिल्ली द्वारा शुरू किया गया। तब से लेकर अब तक एक अनुमान के मुताबिक पूर्ण भारतवर्ष में लगभग 7,000 ऐसे संगठन बन चुके हैं, पंजीकृत हो चुके हैं, और बहुत से संगठन बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कृषि व्यवसाय में कार्य शुरू किया है, अच्छी मार्केटिंग के गुर सीखे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और इसी प्रकार इसको और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओ इन द कंट्री, पूर्ण भारतवर्ष में 10,000 एफपीओ बनाने के लिए इस स्कीम का लॉन्च किया। और उसके अंतर्गत अब संपूर्ण सभी इसके एफपीओ के कार्य या एफपीओ सहायता देने, हैंड होल्डिंग देने, मैनेजमेंट कोर्स देने, हर तरह का अब भारत सरकार करती है। भारत सरकार ने इस कार्य के लिए सभी राज्यों में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नियुक्त की हुई है, जो इस कार्य को देखेंगे, जो इस कार्य को देखेंगे और किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे और इनका पंजीकरण भी करवाएंगे। तो अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में ऐसी 4 इम्प्लीमेंट एजेंसी हैं जो इस कार्य को देख रही हैं। नबार्ड है, सफैक हरियाणा है, एनसीडीसी है और नेफेड है। तो इन चारों एजेंसियों ने आगे फिर इस कार्य हेतु, फील्ड में कार्य हेतु सीबीबीओ नियुक्त किए हुए हैं, इम्पैनल किए हुए हैं। सीबीबीओ से मतलब है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आ रही है ना मेरी आवाज? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है, आप कंटिन्यू करें। तो ये सीबीबीओ फील्ड में जिलावार इनको लक्ष्य दिए हुए हैं और ये किसान उत्पादक संगठनों का गठन करेंगे और उनको पंजीकृत करवा कर इनके सारे आगे कार्यालय स्थापित करेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग दिलाएंगे, उनको इक्विटी ग्रांट दिलाएंगे और उनका हर तरह का एक ऑडिट करवाएंगे, सारी लीगल कंप्लाइंसेज भी पूरी करवाएंगे और इनकी मार्केटिंग में भी सहायता करेंगे। क्योंकि एक सीबीबीओ के पास कम से कम 6 तरह के डोमेन एक्सपर्ट रहते हैं। सबसे पहले होते हैं जो फील्ड में जाके फार्मर को मोबिलाइज करते हैं, उनको एफपीओ बनाने के लिए उत्साहित करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एफपीओ से जुड़ने के लिए आग्रह करते हैं। और दूसरे जो एक्सपर्ट हैं वो क्रॉप हस्बेंड्री एक्सपर्ट होते हैं, जो कि ऐसे एफपीओ के किसानों के क्लस्टरों में जाकर जहाँ इस तरह के वेबिनारों के माध्यम से उनको फसल उत्पादन के बारे में अच्छी अच्छी जो लेटेस्ट तकनीक्स हैं और जो लेटेस्ट वैरायटीज हैं, लेटेस्ट तरीके हैं, उनके बारे में अवगत करवाएंगे। और तीसरा जो एक्सपर्ट इसमें है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो मार्केटिंग में निपुण है और जो भी फसल ये एफपीओ अपने क्लस्टर में लगाएंगे उसकी मार्केटिंग के लिए उनकी वो सहायता करेंगे, उनको हर तरह से मार्केटिंग में निपुण करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और तौर तरीके जो मार्केटिंग है ताकि किसान को अपने उत्पादन का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके और उसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बेनिफिट पहुँचाया जा सके। और इसी तरह से इस कंपनी के पास एक लीगल एक्सपर्ट भी है, क्योंकि कंपनियों में जब एक जब एफपीओ का पंजीकरण हो जाता है तो एफपीओ ना रहकर वो एफपीसी बन जाती है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। जैसे हम देखते हैं दूसरी कंपनियां भी हैं हमारे, जैसे बहुत से कॉरपोरेट हाउसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सी कंपनियां जो काम कर रही हैं, उसी स्तर पे फिर इसका वो हो जाता है। इस पे कंपनी रूल्स, कंपनी एक्ट सब तरह का लागू रहता है। इनको टाइम से समय समय पर ऑडिट भी करवाना होता है, एजीएम भी बुलानी होती है, बीओडी की मंथली मीटिंग भी बुलानी होती है
बैलेंस शीट भी तैयार करनी होती है, रिटर्न भी भरनी होती है, जीएसटी की रिटर्न भी हर महीने जाती है। तो इस तरह के सारे कार्यों के लिए उनकी सहायता हेतु हर सीबीपीओ के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट समय समय पर इनके सारे रिकॉर्ड का ऑडिट करेगा और इनको हर तरह से जो भी लीगल कंप्लायंसेज हैं उनको पूर्ण करवाएगा। तो एक ये एक्सपर्ट हो गए, मार्केटिंग का हो गया, लीगल हो गया, कंपनी एक्ट का हो गया, सोशल मोबिलाइजर हो गए। तो इस तरह से इसका एक ढांचा बनता है सीबीपीओ का। और अब तक भारत सरकार ने या सफैक न्यू दिल्ली ने संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी 450 से ज़्यादा सीबीपीओ इम्पैनल की हुई है, जो कि भिन्न भिन्न राज्यों में ये कार्य देख रही हैं, कर रही हैं अपने इम्प्लीमेंट एजेंसी के अधीन। तो अगर मैं मेरे बारे में आपको बताऊं तो मेरा नाम डॉक्टर परशुराम शर्मा है। मैंने वैसे तो बहुत से पदों पर कार्य किया है। जैसे जब मैं विभाग में मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पे भी कार्य किया है, एडीओ भी मैं रहा हूँ, एचडीओ भी रहा हूँ, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट भी मैंने सेटअप किए हैं। और इस तरह से मैंने ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट भी मैं रहा हूँ। और अब मैं रिटायरमेंट के बाद मैं इस एनएच कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सीबीपीओ है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। और मैं 3 जिलों का हरियाणा में कार्य देखता हूँ, कैथल, हिसार और चरखी दादरी। अगर कोई किसान भाई इन जिलों से इस वेबिनार में जुड़ा हुआ है और उसका कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये सीबीपीओ के प्रतिनिधि फील्ड में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, यहाँ भी देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल है, अच्छे किसान आगे आने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं। तो वहाँ पे हम बेसलाइन सर्वे के आधार पे, डेमोग्राफिक सर्वे के आधार पे वहाँ पे फिर हम निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया जाए। तो उस एफपीओ के गठन हेतु हमें 5 प्रमोटर, 5 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, जो शुरू में इस एफपीओ के कर्ता धर्ता रहेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे लोगों का चयन करना चाहते हैं और करते हैं उन पे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस पेंडिंग ना हो, वो कहीं भी कोई बैंक इलेक्ट्रेसी में ना हो, डिफॉल्टर ना हो, अच्छे आगे जो भी अपने साथ 200 से किसानों को जोड़ सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उनकी मीटिंग ले सकें और उनको समय पर जब सरकार को व्यवस्था होती है, अपने सेमिनार करती है, सफैक हरियाणा अपने वर्कशॉप करती है, तो वहाँ पे ऐसे किसानों को भेजा जाता है। वो किसान वहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं, जानकारी लेते हैं, आकर फिर फॉलो फार्मर जो है उस क्लस्टर में, उस एफपीओ में उनको बताते हैं भी इस स्कीम के ये लाभ हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ो। तो इस प्रकार से हमारा कार्य 3 जिलों में चल रहा है। 3 जिलों में हमारा कार्य कैथल, हिसार और चरखी दादरी में। इस जिलों में पहले भी हमने पिछले साल भी 15 ऐसे एफपीओ का निर्माण किया था, जिसमें से 11 एफपीओ को हम इक्विटी दिला चुके हैं, 6-6 लाख रुपए। 6 लाख रुपया 2000 प्रति फार्मर के हिसाब से उन एफपीओ ने एकत्रित किया और 6 लाख सरकार ने दिया, सफैक हरियाणा के माध्यम से भारत सरकार ने दिया। और उस 12 लाख से उन्होंने अपनी बिजनेस शुरू कर दी है, एग्री इनपुट का बिजनेस। उस बिजनेस को कैसे शुरू करना है उसमें भी हम सहायता करते हैं, कैसे अथॉरिटी से इनपुट के लाइसेंस लेने हैं, से खाद दवाई बेचने का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। इस लाइसेंस के बगैर आप कोई पैसे नहीं कर सकते, कोई सेल परचेज नहीं कर सकते। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में भी है और पेस्टिसाइड कंट्रोल ऑर्डर में भी है और एक्ट में भी है। जो भी कोई दुकानदार कंपनी करेगी तो कोई लाइसेंस लेना जरूरी है, तो उसमें भी हम करते हैं। सभी के सभी 15 एफपीओ में से 11 एफपीओ को हमने लाइसेंस दिला दिए, इक्विटी दिला दी है और वो एफपीओ ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। मौके पर ही किसानों को दूर ना जाना पड़े, शहर में ना जाना पड़े, वहीं पर ही क्वालिटी इनपुट, यूरिया, डीएपी, जिंक, पेस्टिसाइड, अच्छे हाइब्रिड सीड, सब तरह का। इसके अलावा भी कुछ एनिमल से जुड़े प्रोडक्ट भी, फीड, खाद,
आदि विटामिन न्यूट्रिशन जो एनिमल को दी जाती हैं दूध बनाने के लिए, वो भी प्रोडक्ट हमने रखे हुए हैं एफपीओ ने, वो भी बेच रहे हैं। और काफी एफपीओ भी ऑन एवरेज सेल जो है वो 5,000 से लेके 20,000 तक की डेली उनकी सेल है। और उसी एफपीओ में हमने सरकार ने उनको सारे दफ्तर को मेंटेन रखने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए, डेली बुक तैयार रखने के लिए, बैलेंस शीट, कैश बुक सब तैयार करने के लिए एक अकाउंटेंट दिया हुआ है, जिसकी सैलरी 10,000 रुपये प्रति महीना है। वो सैलरी 3 साल तक सरकार उस एफपीओ को देगी। इसी प्रकार एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखा हुआ है जो कि एफपीओ के लिए प्रोजेक्ट बनाएगा, जगह जगह से स्कीमों से ढूंढेगा भी एफपीओ कहाँ से और मदद मिल सकती है। भारत सरकार की बहुत ऐसी स्कीमें हैं जिसमें एफपीओ 1 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक के प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। तो उसके सारे कार्य पत्र तैयार करने के लिए, डीपीआर तैयार करने के लिए, उसका एक्शन प्लान तैयार करने के लिए वो सीईओ काम करता है। तो सीईओ की सैलरी 25,000 रुपये प्रति महीना रखी गई है। वो भी सरकार उस एफपीओ को 3 साल तक मुहैया करवाएगी। इसके अलावा सरकार जो एफपीओ का कार्यालय है, जहाँ से भी उसने जिसका किराया भी लिया हुआ है, जहाँ कोई दुकान किराए पे ली हुई है, तो उसका जो भी किराया है 3 साल तक सरकार ही देगी, और जो कि प्रति माह 4,000 रुपये महीने तक रखा हुआ है। उसके अलावा कार्यालय में आजकल जैसे कि आईटी का जमाना है, डिजिटल एरा है, हर काम कंप्यूटर पे होता है, तो उसका कंप्यूटर, प्रिंटर और वो भी सरकार उपलब्ध करा रही है। उसके लिए उन्होंने सभी एफपीओ को हमने 1-1 लाख रुपए उनके खाते में डाल दिए, जिससे जो सीईओ बीओडी ने मिलके अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर लेके वहाँ सेटअप किए हुए हैं। सीईओ और अकाउंटेंट दोनों इस कंप्यूटर पे कार्य करते हैं। सारा रिकॉर्ड जो है फाइल फोल्डर एफपीओ भी इन कंप्यूटरों पे मेंटेन की हुई है। हम और हमारे अधिकारी इवन सफैक हरियाणा जो जिससे हम पैनल हैं, उनके अधिकारी भी समय समय पर फील्ड पे जाते हैं और इन एफपीओ के रिकॉर्ड का निरीक्षण करते हैं। और इस पे इतनी सुविधाओं के साथ साथ इसके अलावा भी कुछ बजट हमने कभी कोई बीओडी ने पता लग गया हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हुए हैं, वहां जाके देख के आए कौन सी किस्म कितना क्या उत्पादन दे रही है। वहाँ पे विशेषज्ञ हैं, जैसे हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गरोंडा है, वहाँ सब्जियों के अलग अलग तरह के विशेषज्ञ और ट्रेनर हैं, और वहाँ सब्जियों की बहुत अच्छी क्वालिटी की पनीरी इत्यादि मिलती है। तो वहाँ देखने के लिए, जाने के लिए उनका कुछ हमने यात्रा भत्ते का भी बजट वहाँ रखा हुआ है। मीटिंगों में भी बुलाने के लिए थोड़ा चाय पानी का, नाश्ते इत्यादि का जो भी जैसे होता है वो भी वहाँ प्रबंध रखा हुआ है। तो हर तरह से सरकार इस एफपीओ को सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जुटी हुई है और कर रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप में से कोई भी अगर कोई नया सदस्य यहाँ पे है और वो इस तरह की एफपीओ बनाना चाहता है और कोई जानकारी लेना चाहता है, आज तो समय थोड़ा है, 1 घंटा मुझे दिया गया है, तो आप सभी मेरा नंबर नोट कर लें, मेरा नाम नोट कर लें। आपको किसी तरह की कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो मुझे आप सहर्ष फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9876262229, डॉक्टर परशुराम शर्मा, 9876262229। तो हम आपको हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, एफपीओ का गठन कैसे किया जा सकता है और किस तरह की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। अब रही बात इस एफपीओ को बनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसका यही है कि दिन प्रतिदिन जोत घटती जा रही है, आमदनी किसान की घटती जा रही है, इनपुट महंगा होता जा रहा है, और इस तरह से किसान को इस निराशा से उठाने के लिए, बचाने के लिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक सामूहिक किसानों का संगठन ही बनाया जाए, उसको कंपनी का रूप दिया जाए, वो ही सारे इनपुट परचेज करें, वो ही विक्रय करें, अपने किसानों को उपलब्ध कराएं, अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट वहां आए, किसी तरह की नकली बीज, खाद, दवाई बिकने का ऐसा दूर हो। तो पहला मकसद तो ये था कि सभी जो किसान भाई हैं वो अपनी इस एफपीओ से ही ये कृषि से संबंधित हर तरह के इनपुट लें,
नंबर 2, कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र काम आते हैं, जितनी भी मशीनरी और मैकेनिज्म है, वो भी सारा CSSB FPO को दिया जाता है। वो सारे तरह के यंत्र वहाँ रखेगा, ट्रैक्टर से लेके हल, हैरो, रोटावेटर, जितने भी इसमें काम आते हैं, छोटे से लेके बड़ा यंत्र वहाँ रखेगा। अगर इन किसान भाइयों को, उनके मेंबर्स को किसी चीज की जरूरत है तो एक किराया निश्चित करके वो वहां से किराए पे ले जाके काम करके वहां दोबारा छोड़ सकता है। इसी तरह से हमारा तीसरा मकसद है CSS सेंटर भी इसी एक्ट में बनाने का, कॉमन सर्विस सेंटर। हमारे बहुत से किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकृत कराने के लिए शहरों में जाते हैं और साइबर कैफों में जाते हैं, वहाँ पे उन पे हजारों रुपये ले लिए जाते हैं। तो कोई भी किसान जो है यहाँ आके निःशुल्क अपना पंजीकरण करवा सकता है। यहीं से वो आधार कार्ड भी बनवा सकता है, यहीं से वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेगा। जो हमारा CEO है वो इस कार्य को देखेगा। जो भी किसान आएंगे, कंप्यूटर वहाँ पे, हमारे पास नेटवर्क वहाँ पे है, सब सुविधा हमने वहाँ दी हुई है। तो अब बात आती है कि एक संगठन में कुल कितने किसान हों। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक मापदंड फिक्स किया हुआ है, ऑपरेशनल गाइडलाइन बनाई हुई है, जिसके अंतर्गत जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे FPO बनाने के लिए केवल 100 किसान को मोबिलाइज करना है, 100 शेयर होल्डर बनाए हैं। परंतु प्लेन के अंदर, जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कम से कम 300 फार्मर, जो BOD 10 बंदे हैं उनको मोबिलाइज करेगा। 300 बंदों से शेयर मनी लेके FPO अकाउंट में जमा होगी। एक प्रति किसान 2000 रुपये शेयर मनी ली जा सकती है। जब 300 आदमियों की शेयर मनी 6 लाख रुपए खाते में आ गई, तो वो हमारे फील्ड कंसल्टेंट जो घूमते रहते हैं, काम करते हैं, उनको बताएगा, बैंक स्टेटमेंट दिखाएगा। तो हमारा FC उसका इक्विटी का केस तैयार करके सभी जो भी डिजायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सारे लगा के तैयार करके वो हमें भेजता है। मैं रीजनल हेड हूँ, चंडीगढ़ से काम करता हूँ। मैं फिर हेड ऑफिस स्वैग न्यू दिल्ली को, अपने हरियाणा को भेजता हूँ, पंचकुला में। उसके बाद वो केस प्रोसेस होता है और थोड़े ही दिनों में वो सफैक हरियाणा उस CBB उस FPO खाते में 6 लाख रुपए और इक्विटी ग्रांट जिसे कहते हैं वो डाल देती है। तो इस तरह से एक तरह से FPO के पास शुरुआती दौर में 12 लाख का फंड आ जाता है, जिससे वो कार्य आरंभ कर सकता है। और ये राशि आगे भी कुल 15 लाख तक ली जा सकती है। अगर फिर दूसरे चरण में FPO ने 300 किसान और जोड़ लिए, उनसे शेयर मनी ले ली, बैंक में आ गई, तो फिर उन्हें 6 लाख का केस सबमिट हो सकता है। तो 12 लाख, उसके अलावा इस तरह से 750 फार्मर तक की FPO बन सकती है। तो हमारी जितनी भी 11 FPO हैं पहले वाली, उन सब ने 310 320 मेंबर मोबिलाइज करके केस बना के सारा सफैद को भिजवा दिया और उनको इक्विटी मिल गई और उनको इनपुट लाइसेंस मिल गई। अब हमारा जो नेक्स्ट ईयर है उनको और आगे ले जाने का भी जो उन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप करने हैं। सपोज हमने आदमपुर में ऑयल सीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, तो वहाँ पे ऑयल सीड से रिलेटेड हम उनको एक प्रोजेक्ट स्फूर्ति से, नवाड से, NHB से, CCDP स्पैक से, कहीं से भी लेके देंगे। 1 करोड़ से 6 करोड़ तक का प्रोजेक्ट, उसमें 10% पूंजी FPO होगी, बाकी 90%, 80%, 70% तक सब्सिडी होगी, ताकि सरसों से तेल निकाला जाए, खाद निकाला जाए और तेल के फिर डिफरेंट ब्रांड बनाकर स्मॉल साइज, मीडियम साइज, बिग साइज, इस तरह से। तो जितना भी मार्केट, हाँ भी मार्केट करनी है उसमें भी उसकी हम मदद करेंगे। भी आपका टाई अप कराएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों से। हम एक सेलर बॉलर मीट भी कराते हैं, सेलर बायर मीट, जिसमें सेलर तो FPO रहता है, बायर जो ना बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑयल में डील करती हैं। इस तरह से हमारा कार्य CBBO का इन FPO के उत्थान के लिए चलता रहेगा। ये 5 साल तक चलेगा। 5 साल तक सरकार पूरी हैंड होल्डिंग के साथ इस FPO को उठाती रहेगी, इसकी मदद करती रहेगी। उसके बाद जब FPO अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो सरकार इस FPO को 100% FPO को हैंड ओवर देगी।
उसके बाद एक ये बड़ी कंपनी का रूप धारण करेगी, जैसे अन्य कंपनियां हैं धीरे धीरे। ऐसे में बात करूं, जैसे शादरी फार्म एफपीओ है नासिक में, मैं पहले जब सफैक में स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था तो वहां भी मैं 2 बैच 30-30 के बीओडी को घुमा के लाया था। आज वो एफपीओ 500 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर कर रही है। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोर उनके पास है, ग्रेडिंग सेटिंग नेट उनके पास है, एक्सट्रैक्टिंग उनके पास है, प्रोसेसिंग उनके पास है। 50 एकड़ में वो एफपीओ है और उसके साथ कम से कम 10,000 ग्रेप ग्रोवर जुड़े हुए हैं, जिनका सारा अंगूर वो एफपीओ प्रक्योर करके उससे वाइन बनाती है। जैसे आपने सोला वाइन का नाम सुना होगा, और उससे वो किशमिश बनाती है। वो सारा कुछ ग्रेप और कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। तो उनका कार्य आज करोड़ों टर्नओवर है, और हर साल एजीएम बुलाकर मेंबर्स को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट देती है। तो इससे वहाँ के किसानों से भी हम मिले, ग्रेप ग्रोवर से भी मिले, हम खेतों में भी गए। उन किसानों ने बताया भी हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी स्कीम आई है। हमारे ग्रेप्स जो पहले 4 रुपए 5 रुपए 7 रुपए किलो बिकते थे, मिनिमम रेट इन्होंने 15 रुपए रखा हुआ है। तो इस तरह से कृषि व्यवसाय में, बिजनेस में एफपीओ अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। अब रही बात जो बनाने की, मैं कह रहा था भी एफपीओ बने कैसे। 5 प्रमोटर 5 डायरेक्टर अपने आधार नंबर, पैन नंबर, लैंड की फर्द और एफिडेविट, वो कुछ कागज हमारे उस एफसी को देने होते हैं। उसके बाद फिर काम हमारा है, हमारे एफसी का है। हम उस आधार पे सीईओ को सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, सी एमसी को भेज देता है, एमसीए से फिर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन का सिन नंबर जारी होता है भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। जब वो सिन नंबर आ गया तो आप भी मानो कि आपकी एफपीओ रजिस्टर्ड होगी, और उसके बाद फिर आपने एफपीओ का कार्यालय सेटअप करना है। आपकी जो ड्यूटी है वो इतनी है कि हमें अच्छा ऑफिस पास करके दें, बाकी फिर उसमें सारा काम हमारा एफसी करता है। पैसा भी सरकार देती है, सेटअप भी सरकार ही कराती है। हम सभी सरकार के ही सहमी नुमाइंदे लगा लो, पैनल्ड पर्सन है। हम सारा काम सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक करते हैं। स्वैक ने एक गाइडलाइन जारी की हुई है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी की हुई है, उसके हिसाब से हम सारा कार्य करके एफपीओ करके सेटअप करा देते हैं। तो इस तरह से ये एफपीओ का गठन किया जा सकता है। और सफैक हरियाणा ने इस कार्य के लिए सारे जिलों को, ब्लॉक्स को क्लस्टर में बांटा हुआ है। ब्लॉक को एक यूनिट मान के चलते हैं, एक ब्लॉक में एक ही एफपीओ बनाते हैं। फिर उसके अंदर अगर पहले से कोई एफपीओ बना हुआ है तो उन गांवों को हमें छोड़ना पड़ता है। सरकार नहीं चाहती कि रैपिडली दो तीन हो जाए और सरकार की 2-3 स्कीमों का लाभ उठाने बाद काम किए जाते हैं। 12, 13, 14 वो सफैक ही हमें देती है, क्योंकि सफैक को पता है कि किन गांवों में पहले से एफपीओ बना हुआ है, किन में एफपीओ नहीं बना हुआ। केवल वो हमें वेकेंट में ले देती है, वहां पे हमारी टीम जाती है। लास्ट में फिर जब सारा सर्वे हो जाता है तो फाइनल बीओडी और प्रमोटर की नॉमिनेशन के लिए, उनका प्रोफाइल जानने के लिए फिर मैं जाता हूँ। वहां पे हम उनसे पूरा डिस्कशन करके उनकी राय लेके, अगर हमें दिखता है कि ये कैपेबल हैं तो फिर हम उनको वो नॉमिनेट करके उनके आधार से कार्ड लेके सीए को देके वो बॉडी एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो इस तरह से ये कार्य आगे चलता रहता है। अभी तक हमने जो पिछला 1.5 साल हुआ है, हम 3 स्टेज पार कर चुके हैं। अब हमने चौथी स्टेज में इंटर किया है। चौथी स्टेज पे हमारा कार्य है कि एफपीओ को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, वो जो भी उस क्लस्टर की प्रोड्यूस है। सपोज एक एफपीओ हमने बनाई मिलेट की, मिलेट बाडला एफपीओ, तो वहां पे 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा बाजरा होता है। तो बाजरे का आजकल इतना महत्व फिर बढ़ गया है कि जो साल 2023 है, इसको वो इसने डब्ल्यूटीओ ने जो है ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दी है। तो इसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि जो मोटे अनाज हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिए।
तरह के प्रोजेक्ट, बाजरे के बिस्कुट, बाजरे का आटा, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया, बाजरे से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी हमें वहाँ पे बनवाने हैं उस एफपीओ से। और उसकी मार्केटिंग के लिए अभी भारत सरकार ने फैसला लिया है, पिछले महीने की बात है, नीति जो दिल्ली में वो ऐसे एफपीओ फ्री ऑफ कॉस्ट दुकान उपलब्ध कराएगी। वहाँ पे वो एफपीओ अपने इस तरह के सारे प्रोडक्ट अच्छी ब्रांडिंग करके सेल कर सकता है। वहाँ पे हजारों कस्टमर में आसपास और मार्केट बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार प्रसिद्ध की एफपीओ बनाई है हमने, कैथल में हॉर्टिकल्चर की बनाई है। ये भारत सरकार कहती है कि जो एफपीओ बनाई है, वन प्रोडक्ट वन ब्लॉक, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की बात भारत सरकार कहती है ओडी में, परंतु हमारी स्वैग हरियाणा ने इसको और भी सरल कर दिया कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ब्लॉक लेवल पे हम एक एफपीओ बना के एक ही प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें। हमने बनाई है, टोमेटो भी बनाई है, तो उस क्लस्टर में टोमेटो ही प्रमोट हो, ताकि दूर दूर से जो टोमेटो के व्यापारी हैं या प्रोसेसर है तो आए आपसे अपना टोमेटो रिक्वायरमेंट के मुताबिक खरीद लेते हैं। और इसी HS2 4 ब्लॉक 2 विलेज चौधरी पास बस स्टैंड पे ऑफिस है। तो जैसा कि हमने सर्वे किया तो जो HS2 ब्लॉक है, 60 ब्लॉक, उसमें पल्सेज का बहुत एरिया हमें मिला। मूंग, मोठ, सारी तरह की पल्सेज, वहाँ चना, मसूर, हर तरह की पल्सेज होती है। तो वहाँ भी पल्सेज की ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, शाइनिंग करके हम एक प्रोजेक्ट बना के देंगे। तो इस तरह से उस एफपीओ ने आज इतना बढ़िया काम करा है हमारा, उसका टर्नओवर आपको सुन के हैरानी होगी। सिर्फ 3 महीने में उन्होंने खाद बीज 1,79,00,000 रुपए का टर्नओवर। ऐसे हमने जुटू दादरी में एक और सिटी की एफपीओ बनाई, उनका टर्नओवर भी 35 लाख को क्रॉस कर गया। तो इसका मकसद जो है ना, अब CSS स्कीम का, सेंट्रल सेटल स्कीम का, कि ऐसी एफपीओ बनाए जो आगे लंबे अरसे तक चले और किसान एक मजदूर की तरह नहीं, एक व्यापारी की तरह काम करे, अपने उत्पाद का खुद ही मार्केटिंग करे और अच्छे से अच्छे रेट प्राप्त करे, और वो जहाँ तक हो सके कि एक्सपोर्ट लेवल तक भी जाए। अगर क्वालिटी हमारी ऐसी आती है, धीरे धीरे ग्रेडिंग शॉर्टिंग करके हमारे CCDP में 32 प्रोजेक्ट लग चुके हैं, उन 32 प्रोजेक्ट का भी हम लाभ दे सकते हैं किसान। ये वहाँ पे अपने प्रोड्यूस को ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकिंग वगैरह करवा सकते हैं। वो प्रोजेक्ट भी एफपीओ के हैं और एफपीओ से फेडरेट होके कोऑर्डिनेट करके उस प्रोजेक्टों का भी फायदा उठा सकती हैं, जितने इनका प्रोजेक्ट अपना नहीं लगता। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें एफपीओ फेडरेशन की, तो आगे वाले समय में क्या विचार है कि 3 ब्लॉक की एफपीओ को हम, ये सभी जो पिक्चर देख रहे हैं ये सभी डोमेन एक्सपर्ट है, अलग अलग फील्ड के, एक सीबीओ में ये होने चाहिए। सरकार ये कहती है वो भी सीबीओ इम्पैनल करेंगे जिसमें इतने प्रकार के स्लाइड जो देख रहे हो, हर प्रकार का वहाँ एक्सपर्ट होना चाहिए। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एफपीओ को जरूरत है तो एफपीओ उसको वहाँ बुला सकता है और वहाँ पे हर तरह की डिस्कशन की जा सकती है। तो मैं बात कर रहा था फेडरेशन की, तो 4 आने वाले टाइम में हम 3 या 4 ब्लॉक को मिला के एफपीओ बना के बड़ी एफपीओ भी बन जाएगी, उसको फेडरेशन ऑफ एफपीओ कहते हैं। वो एफपीओ जो मैं गुजरात में देख के आया था, जैसे वहाँ पे बड़ी बड़ी एफपीओ हैं, और उन एफपीओ के पास अगर आप देखो इतने बड़े बड़े मॉल हैं, उन मॉल पे वो किसानों को हर तरह की बीज, दवाई, खाद, कपड़े, बिस्कुट, जो भी हमारी लाइफ की ग्रोसरी, हर तरह की चीजें वो उपलब्ध करवाती। तो इस तरह की जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, एक बड़ी बन जाएगी, तो शुरू है। हर किसान उससे जुड़ जाएगा। किसान का जो उत्पाद है, अब वो जो टोकरी लिए बेचता घूम रहा है, किसी के पास 50 किलो भिंडी है, किसी के पास 40 किलो टमाटर है, किसी को इकट्ठा करके एक जगह सीधा फैक्ट्री में जाएगा, सीधे पैसे हमारे खाते में आएंगे। एफपीओ के पास पूर्ण रिकॉर्ड है, सारे फार्मर का है, कितनी क्वांटिटी आई, कब आई,
और वो उसी हिसाब से उसका पैसा उसके बैंक खाते में चला जाएगा। किसी तरह की कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई किसी तरह का जैसे होता है कि बिचौलिए या और बोली वाला कुछ भी वो नहीं रहेगा। ये सब जो बातें हट जाएंगी। ये जो प्रॉफिट कहीं और जा रहा था वो सारा किसानों के खातों में आएगा। तो इस तरह से मैं बात कर रहा था, ये मैनेजमेंट कॉस्ट है। ये सारी चीजें जो स्लाइड आप देख रहे हो इसमें सब चीजें ये 3 साल तक सरकार उपलब्ध कराएगी, जो भी एफपीओ रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड एफपीओ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगली स्लाइड करना मांगराम जी। तो ये एक एफपीओ, ये कुछ जो चंद एफपीओ हमने पिछले साल बनाए हैं उनके कार्यालय की ये मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये उनके कार्यालय के फोटो हैं। सारा अंदर ये सामान है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, और है जो इनपुट का काम शुरू करे वो भी साथ में है, साथ में स्टोर है। आगे चलना, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ तो एक मिनट बैक करना, बैक करना ही, बैक वाली साइड। हाँ एक मिनट रोकना यहाँ पे। जो हम बात, मेन मकसद इस एफपीओ बनाने का है कि एफपीओ किस तरह से बिजनेस करे, किस तरह से मार्केटिंग में जाए। तो सबसे पहला स्टेप जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड एफपीओ का, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एफपीओ, एफपीओ और सेक्टर में भी होता है, वोमेन सेंट्रिक एफपीओ भी है। उसके बारे में मैं 2 मिनट आपके बाद में दूंगा कि आपके हमने गवर्नमेंट ने दिया है, हमें 16 का टारगेट दिया है, जिसमें से हम 10 वोमेन सेंट्रिक एफपीओ बनाएंगे, 6 दूसरी बनाएंगे, 10 वोमेन सेंट्रिक एफपीओ का क्या रोल होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहला स्टेप बिजनेस के लिए है कि आप क्रॉप मॉडल, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप ऐसी क्रॉप चूज करें जो शॉर्ट ड्यूरेशन हो, 60 से 70 दिन के लिए तैयार हो जाए, मार्केट में उसकी डिमांड हो और ट्रेडिशनल क्रॉप से हटके हो। तो सभी एफपीओ से हम जाके ये ट्रेनिंग देते हैं, लीड फार्मर को यही कहते हैं आप ऐसी क्रॉप लगाएं जो पानी कम मांगती हो, मेच्योरिटी पीरियड भी बहुत कम हो, field of agriculture and horticulture. I have visited various countries also, Israel, South Korea, Canada, for learning some diversified technology and other sector to increase production and productivity. तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि इजराइल के अंदर मैं 1 महीना रहा, वहाँ पे कोई जमीन का कोई मालिक नहीं है, सारी जमीन वहाँ पे सरकार की है। अगर कोई आदमी खेती करना चाहे तो सरकार से वो 500 एकड़ लैंड ले लो, 1000 एकड़ ले लो, 2000 एकड़ ले लो, 3000 एकड़ ले लो, 10 साल की लीज पे, 20 साल की पे, 30 साल की पे। तो उसको देखते हुए वहां पे कबीूत खेती करते हैं, कबीले हैं कुछ, कबीूत कहते हैं उनको। वो मिलके सरकार से 1000 एकड़ लैंड लेते हैं 20 साल के लिए, और वहीं पे भी वो पोमग्रेनेट का 1000 एकड़ में अनार की वैरायटियां लगाते हैं अलग अलग। वहीं पे अनार के जूस की फैक्ट्री लगाते हैं, वहीं पे ग्रेडिंग शॉर्टिंग बना के सारा कुछ वो वहीं पे करते हैं। तो सभी कंट्री को उनका पोमग्रेनेट अनार जो है, मिर्जला, बगवा और कैमल वैरायटियां भी बहुत तगड़ी वैरायटियां हैं, तो सारी वहां से एक्सपोर्ट होती हैं। एक्सपोर्टर जो होते हैं खुद वहां आते हैं, उनके वहां पे अपना माल बुक कराते हैं, लेन देन करते हैं, सारा कुछ होके वो वहां से चला जाता है। तो इस तरह का ये एफपीओ क्लस्टर है, वहां पे बहुत रिच क्लस्टर है। ऐसे ही वहां पे 1000 जैसे कहते हैं बैंगन की खेती करते हैं, कॉलीफ्लावर की खेती करते हैं, ऐसे वहां क्लस्टर मिलेंगे। अगर वो कॉलीफ्लावर का क्लस्टर है तो वहां पे आपको कोई दूसरी फसल देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ वहां पे कॉलीफ्लावर ही है, फूलगोभी ही है। अगर वहां पे सिट्रस का है तो सिट्रस ही मिलेगा। तो इसलिए क्लस्टर बेस्ड एग्रीकल्चर, सामूहिक खेती एफपीओ के लिए जरूरी है। इसके अलावा एफपीओ दूसरे जो भी सेक्टर हैं, जैसे आपने एग्रीबिजनेस फॉर एफपीओ मैंने बता रहा हूँ, ये जैसे इनपुट का बता दिया आपको, इनपुट स्टॉप है, डीलरशिप भी वो इफको होगी, क्रिप्को होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों की डीलरशिप ले सकती है। एफपीओ बैंक भी वो रजिस्टर्ड करवा सकती है,
जिससे छोटे मोटे जो क्रेडिट हैं उस 300 फार्मर को, किसी को 5,000, 10,000, 20,000 की जरूरत है तो एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो उनको लैंडिंग कर सकती है, उधार दे सकती है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसके अलावा भारत सरकार ने बहुत सी स्कीमें एफपीओ के लिए चलाई हुई हैं, जिसमें एक स्कीम में मान के चलो कि कोई कंपोनेंट ऐसा है कि जो किसान को जरूरत है वो किसान नहीं ले पा रहा, अगर वो कंपोनेंट किसी दूसरी स्कीम में है तो किसान वहां से ले सकता है। जैसे मैं बात करूं सीसीडीपी में, अगर प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है तो दूसरी जो मोफी की स्कीम में है वहाँ सारी प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेसिंग वो वहां से ले सकता है। तो इसको स्कीमों का कन्वर्जेंस कहते हैं, स्कीमों का तालमेल, मेल जोल। किसी भी स्कीम में कोई भी कंपोनेंट है वो किसान ले सकता है, ओनली एफपीओ, इंडिविजुअल किसान नहीं, एफपीओ वहां से ले सकती है, वो सब्सिडी का फायदा एफपीओ उठा सकती है। इस तरह की 15-20 स्कीमें भारत सरकार ने चलाई हुई हैं ताकि एफपीओ को प्रोजेक्ट सेटअप करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, फाइनेंस की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ तक बात है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की, उसके लिए भी एक सेट सिस्टम बनाया हुआ है, एक बैंकिंग कमेटी बनाई हुई है जो हर 6 महीने में बैठती है, 2 महीने में बैठती है, रिव्यू करती है भी किसी एफपीओ का कोई प्रोजेक्ट कहीं अटका हुआ तो नहीं है, कहीं बैंक ने बिना मतलब तो नहीं उसको कोई ऑब्जेक्शन लगा के रोका हुआ है। हर तरह से ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे चलता रहता है, उनके ऑफिसर इंस्पेक्शन करते रहते हैं, उसमें हम भी भाग लेते हैं। वो हमसे पूछते हैं बताओ अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम बैंक से रिलेटेड है तो वो सारी वहाँ पे सॉल्व होती रहती हैं, और एफपीओ डायरेक्ट भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगली करना मगर में। तो अब जो सबसे आसान, बढ़िया और क्विक जो स्कीम है वो है AIF, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये स्कीम स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफपीओ के लिए लॉन्च की है पिछले साल से। एफपीओ 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट कनेक्ट सेमिनार में, तो 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट किसी भी बैंक में डीपीआर बना के सबमिट कर सकते हैं। फिर बैंक का काम है उसको प्रोसेस करना, और उससे पहले उसकी एक कॉपी सीधी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है। आपका केस वहां चला गया, उसमें आपने बैंक का नाम लिख दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोसेस होके कंप्लीट हो गया, वो सीधा ही बैंक को भेज देते हैं। बैंक आपका सैंक्शन करके आपको मेल करेगा आपकी एफपीओ पे, और उसके बाद सैंक्शन होगी तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट करोगे, जो शेयर पार्ट है एफपीओ का वो आप जमा करवाओगे। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट का सेटअप शुरू कर दोगे। क्या आपने मशीनरी लगानी है, मशीनरी लोगे, बिल बैंक में दोगे, बिल पेमेंट जो है ना बैंक सीधा आपके एफपीओ अकाउंट में डाल देगा। इस तरह से आपकी 2 करोड़ की पेमेंट पूरी हो जाएगी, उधर साइमल्टेनियसली आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद उद्घाटन आपने करा दिया, प्रोडक्शन शुरू होगी, हर तरह से उसकी मार्केटिंग है और है, उसमें भी सरकार पूरी मदद करती है। तो ये जो स्कीम है एक्सक्लूसिवली एफपीओ के लिए है, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके अंदर क्या है, लोन के अंदर 3% की सब्सिडी है, उसको रेट ऑफ सबमिशन कहते हैं, इंटरेस्ट रेट सबमिशन कहते हैं। और वो 3%, अगर और को वो बैंक 10% पे देता है तो एफपीओ को 7% पे मिलेगा। और इसके अलावा आपको पता है कि बैंक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी 1-2 रुपए का लोन भी नहीं देता। आप गए भी होंगे, आपने क्रेडिट लिमिट भी बना रखी होंगी, आपने अलग अलग बैंकों में घूमते भी होंगे, गारंटी बैंक पहले मांगता है। तो सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है कि एफपीओ गारंटी इसमें नबार्ड देगा, किसी तरह की एफपीओ को गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए नबार्ड के पास जमा कर दिए, रिजर्व कर दिए। जो भी एफपीओ अपना AIF का प्रोजेक्ट सबमिट करेगा उसकी कोलैटरल सिक्योरिटी जो बैंक मांगता था वो सीधा नबार्ड उसको देगा, एफपीओ का इसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए एफपीओ सिक्योरिटी से भी बच गए, क्योंकि एफपीओ के पास कोई शहरी प्रॉपर्टी नहीं है, सिक्योरिटी देने के लिए कोई एफडी नहीं है, कोई और तरह की आमदनी नहीं है। तो सरकार ने ये भी लिबरली
एफपीओ को कराने के लिए ये छूट दी है। तो मेरा सभी एफपीओ जो बने हुए हैं और जो अभी चल रहे हैं, उन्होंने अगर ये प्रोजेक्ट का लाभ उठाना है तो सीधा AIF का एक पोर्टल है, उसका लिंक ये स्लाइड, अगर किसी तरीके से आप इसकी फोटो खींच लो, आप जितने बैठे हो कैमरा है, इस स्लाइड की फोटो खींच लो, आप इस पोर्टल को खोलना, इस पे क्लिक करना, इसमें सारा कुछ आ जाएगा भी कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, कैसे डीपीआर बनानी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप लगा सकते हो, क्या नॉर्म है, क्या गाइडलाइन है, इसमें सब कुछ आता जाएगा। उसी हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट टाइप सेलेक्ट करके उस डीपीआर के कॉलम भरते जाओ भी आपने क्या लगाना है, क्या कॉस्ट आएगी, हर तरह का इसमें सुविधा दी हुई है। जब ये पूरा हो जाए लास्ट में बटन आएगा सबमिट, आपने सबमिट किया, सीधा ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को चला जाएगा। बस आपके पास 1 हफ्ते के बाद इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो मांग लेंगे, नहीं तो सीधा वहां से बैंक हो जाएगा, बैंक से सैंक्शन होके आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपने और बैंक का काम रहेगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पोर्टल की जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके हिसाब से फिर इसको खोल के देखें। ये सभी एफपीओ के लिए एग्री बिजनेस का सबसे बेस्ट पोर्टल है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें ड्रोन तक की भी स्कीम है, अगर कोई एफपीओ आजकल जैसे न्यू टेक्नोलॉजी ड्रोन से स्प्रे होते हैं, तो ड्रोन भी खरीदना चाहे वो भी इसमें पूरा इसका प्रोसीजर है। बाकी भी सभी तरह का इनपुट का, कोर का, CSC का, जितने एफपीओ से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं सभी इस पोर्टल में दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, है जी। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको कहूँगा कि इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद, सरकार की इतनी तरह की मदद के बावजूद, कुछ जिम्मेदारियां सरकार ने एफपीओ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, 5 डायरेक्टर 5 प्रमोटर, बाकी तो शेयर होल्डर मेंबर है, वो तो सिर्फ साल में एक बार आएंगे। एजीएम जब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएंगे 31 मार्च को, जब साल का अंत होता है, वो तो उस टाइम बुलाए जाते हैं। अदरवाइज मेजर रोल बीओडी और प्रमोटर का रहता है, सीईओ और अकाउंटेंट का रहता है। अगर किसी तरह की एफपीओ कोई लीगल कंप्लायंस पूरी नहीं करता, जहाँ कोई कोई अनडिजायरेबल प्रैक्टिस करता है, फ्रॉडुलेंट बेस से पैसा निकाल लेता है या कुछ और करता है, तो उसके लिए जो पेनल्टीज हैं वो भी काफी हैवी रखी हुई है। मैं डरा नहीं रहा आपको, ये सरकार ने देखा भी, सीबीबीओ सबकी एफपीओ, सबकी एफपीओ कोई 10 आदमी में नहीं है, इट इज ऑफ ऑल दी 300 मेंबर्स, और मेजर एक्टिव 10 बंदे रहेंगे। उनको 10-10 हजार रुपए एफपीओ अकाउंट में शुरू में ही एज ए पेड अप कैपिटल जमा कराने पड़ेंगे, जिसके बदले में उनको शेयर मिल जाएंगे। तो इसलिए ये 10 आदमियों की भागीदारी बहुत ज्यादा है, इनको घूमना फिरना भी पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा। अब कई बार हम बुलाते हैं यहाँ, कहते हैं आओ, यहाँ मीटिंग 2-4 कॉन्फ्रेंस हुई थी की, तो बहुत से बहाना करते हैं मेरे तो यूं हो गया जी, मेरा वो हो गया जी, मतलब से आना। तो वो सारे काम इन 10 बंदों के हैं। बाकी बंदों को जोड़ के रखना, उनसे शेयर मनी कलेक्ट करना, दफ्तर को चेक रखना, दफ्तर सही ढंग से सीईओ आ रहा है, मैनेजर आ रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं आती। 10 बंदों की ही लाइबिलिटी है। कल को कोई गड़बड़ होगी तो 10 बंदों को ही नोटिस आएगा, एमसीए से, आरओसी से, हर तरह की कहानी इनकी है। अगर एफपीओ बढ़िया चलती है, तक क्रेडिट भी इनको मिलेगा, एप्रिसिएशन भी इनको मिलेगा, और नाम भी भारत वर्ष में इनका होगा। तो अगर अब किसी, मेरे को घंटा का थोड़ा वो, अगर और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है या कोई प्रश्न है या कोई शंका है, मोस्ट वेलकम टू आस्क। ये इक्विटी ग्रांट मैंने बता दिया आपको। सीसीडीपी प्रोजेक्ट के बारे में आप डिटेल से जानना चाहें, मौजूदा बाजार के बारे में, तो हमारी सफैक हरियाणा की वेबसाइट है सफैक हरियाणा .co.in, आप उस पर भी जा सकते हैं, सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सफैक न्यू दिल्ली है, उसकी ये वेबसाइट मैंने आपको दे दी है। अगर कोई एफपीओ पहले से बना हुआ है 2012 से लेकर 18 के बीच में, अगर वो इक्विटी ग्रांट लेना चाहता है तो वो सफैक न्यू दिल्ली से संपर्क करें। अगर किसी भाई का कोई या किसी श्रोता का कोई क्वेश्चन है, मनसा है, तो बता दो। बाकी मैंने मेरा फोन नंबर आप सबको दे दिया, कभी भी आपको जरूरत पड़े, डॉक्टर मांगेराम जी हैं, इनसे संपर्क करो, हमारे से संपर्क करो, सफैक
के सफायक जो है दिल्ली और सफायक हरियाणा के नंबर भी उनकी वेबसाइटों पे दिए हुए हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। सारी स्कीमें वहाँ डाली हुई हैं। हाँ, कई बार कोई डाउट हो जाता है, क्लैरिफिकेशन नहीं होती, तो हम आप उसके लिए आपके लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर किसी भी फार्मर का कोई भी आवाज क्वेश्चन है तो वो राजा अपने राम माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ हाँ यार, सकता एक है। मिनट, आवाज कम आ रही है यार, हमारी आवाज तो पूरी जा रही है, उधर से आवाज कम आ रही है। अब अगर कोई किसी भी बोलेगा तो फार्मर का हमें कोई सुनेगा क्वेश्चन थोड़ी, है हम तो आंसर अपने देंगे। माइक को अनम्यूट करके अपना हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, कोई किसी का प्रश्न हो सकता है। हेलो हेलो, अगर किसी भी फार्मर का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। पूछने के लिए फार्मर फोन नंबर चाहिए था। फोन नंबर चैट सेक्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है। हेलो, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ रानिया ब्लॉक से। हाँ जी रविंद्र जी। हाँ जी, जैसे हमारे ये बेल्ट है ये कॉटन जी। की, धान और गेहूं की है, तो हाँ जी। यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट बनाए तो कैसे मतलब हम मैनेज कर आप पाएंगे जी? इसको जो ये पोर्टल है, जो मैंने AIF का पोर्टल आपको दिया है, स्लाइड दिखाई है ना AIF पोर्टल की? जी हेलो, हाँ सुन रहा है जी। सुन रहा है ना? तो इस पोर्टल को खोल के देखो, आपको बैंकिंग से कैसे डील करना है वो भी सारा कुछ इसमें आ जाएगा। सारे इंडिया का, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है बैंकिंग की? बैंकिंग की नहीं, जैसे बनाए, अब हम अगर बनाए यहाँ तो गेहूं और आपकी कॉटन पहले FPO है? नहीं है जी, नहीं है, नया ही नहीं FPO बनाना बनाने का चाहते हो ना आप? रहे हैं। हैं? जी रानिया में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसके लिए एक CBBO है, कैम्पको नाम से। अच्छा जी, सफायक हरियाणा ने जो CBO को काम दिया है वो एक है कैम्पको CBO। हाँ जी, हेलो, हाँ सुन रहा है जी, नहीं सुन रहा है। आप उनसे संपर्क करो और उनको बोलो कि उनके जो फील्ड कंसल्टेंट हैं वो आपके रानिया में, आपके गांव में सर्वे के लिए आएंगे। अच्छा, उनका कोई नंबर है जी? नंबर कैम्पको का आप सफायक हरियाणा की सफायक दिल्ली की वेबसाइट में जाओ, वहां सभी CBBO है ना, उनके नाम, हेडक्वार्टर और नंबर दिए हुए हैं। अब एक एक नंबर 450 मेरे याद नहीं रहता अभी इतना तो। ठीक है जी, ठीक है। तो आप उस पे देख लो, उसमें आप कैम्पको हिसार में है, उनका हेडक्वार्टर है, वैसे हिसार बैठते हैं वो, और उनको सरसा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है सफायक हरियाणा की तरफ से। ठीक है जी, ठीक, धन्यवाद। हाँ, तो उनसे संपर्क कर लो और उनको बुला लो आप। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज काफी अच्छी ठीक है, जानकारी जो है FPO के बारे में हमारे आपका भी साथ बहुत जुड़े हुए बहुत किसानों को धन्यवाद दी है। सपना जी। और सपना जी जी आगे के लिए ना, जी जी बताएं सर। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। आगे के लिए बस मैं यहीं से कांटेक्ट हो जाया करूंगा, जब भी प्रोग्राम होना मुझे 1-2 दिन पहले बता दियो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, इसको ठीक ये है, आज लैपटॉप से इसकी आवाज भी तेज कर लेंगे, आज मैंने एक्सपर्ट बनाया हुआ है। कोई बात नहीं। तो ठीक अब है, मैं धन्यवाद। वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए आज के सेकंड रिसोर्स पर्सन मिस्टर शुभम चौहान, हाँ, CBBO एग्री स्टार लिमिटेड न्यू दिल्ली इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आप हमारे साथ जुड़े और आप इनका जो लेक्चर रहेगा आज का बिजनेस डेवलपमेंट इन FPO पर रहेगा। तो मिस्टर शुभम चौहान, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी। जी
सर क्या आप स्लाइड शो कर रहे हैं अपनी? मैम वेट अ मिनट, में स्लाइड ही शो कर रहा हूँ, लेकिन वो जस्ट अ सेकंड, मैं हो नहीं पा रहा। ओके। सर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हमें व्हाट्सएप कर दें प्लीज, हम यहाँ से शेयर कर जस्ट आपके देंगे। पास व्हाट्सएप आ चुकी है, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने पहले ही आपको व्हाट्सएप कर दी है स्क्रीन। अभी तो रिसीव नहीं हुई सर हमें। जस्ट अ सेकंड मैडम। आप चेक करिए, आ गई आपको। सर अभी यहाँ रिसीव नहीं हुई है। जस्ट अ सेकंड, मेरे पास से तो शो हो गई है कि आपके पास चली गई है। देखिए मैडम, जी ना? जी आप कंटिन्यू करें, हम शेयर करते हैं सर प्लीज। आप शो कर रहे हो? जी आज हमारा जो टॉपिक है, आज जितने भी किसान भाई मेरे साथ जुड़े हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, एफपीओ से रिलेटेड, सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो वो है कि रोल ऑफ सीबीबीओ। एक सीबीबीओ आपके साथ जब जुड़ता है तो वो आपके साथ क्या क्या आप लोगों की हेल्प करता है और किस प्रकार से आपके एफपीओ को बढ़ाने में और आपके सारे बाकी जो काम हैं एफपीओ से रिलेटेड, आपका फॉर्मेशन एंड प्रमोशन से अलग, उन सभी में किस प्रकार हेल्प करता है, हम सारे आज हम उन्हीं सभी टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जब हम कभी भी कोई एफपीओ बनाते हैं तो सबसे बड़ा पहला हमारे ऊपर चैलेंज रहता है कि हम एफपीओ क्यों बनाएं, कैसे बनाएं। उस चीज के लिए तो सर ने बता दिया, लेकिन उसके बाद चैलेंज रहता है कि हम सबसे पहले रजिस्टर्ड कैसे करवाएं। तो जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी एक एफपीओ शुरू करते हैं तो उसमें हम अपने 10 जो डायरेक्टर हैं उनका डिसाइड करते हैं
तो उन डायरेक्टर को डिसाइड करने में उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जैसे कि उनके डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनकी फर्द, उससे प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट, वो सब जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेशंस आपका जो सीबीबीओ होता है वो आपके डॉक्यूमेंटेशंस की प्रोसेस आपको समझाता है किस प्रकार से आपको लेने हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके और सीए को देके आपके एफपीओ को रजिस्ट्रेशन करवाने में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनाने में, आपका जो सीबीबीओ है, करंट सीबीबीओ, वो आपको हेल्प करेगा इन चीजों में। तो और उसके बाद क्या है कि जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके हमारे सीबीबीओ को देते हैं, तो साथ में जो आपका डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं, उन चीजों को लेने में, डिजिटल सिग्नेचर बनवाने में काफी हेल्प करेगा। बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जब फील्ड में घूमते हैं, देखते हैं कि फार्मर्स को बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है कि वो सोचते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर अगर जो हमारे बन गए, कोई भी हमारे सिग्नेचर करके कोई भी फॉर्जरी डॉक्यूमेंट कर लेगा, तो इस प्रकार की बहुत समस्याएं हमें फार्मर से सुनने में आती है। तो इस प्रकार कोई डर नहीं होता, क्योंकि जो आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही लगने होते हैं, वो सीए के पास रिजर्व रहते हैं, सीए अपने पास रखता है। तो जब कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कोई फार्मर, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार उनको परेशानी नहीं लेनी है कि हमें नए डिजिटल सिग्नेचर हम बनवा रहे हैं और सीबीबीओ को यूज कर रहे हैं, सीए यूज कर रहा है। तो इन परेशानियों को नहीं देखना है, इनके लिए नहीं इन चीजों में जाना है, ये जरूरी है। एक एफपीओ बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे, और वो डिजिटल सिग्नेचर आपके सीए के पास रहेंगे हमेशा। और एफपीओ सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम जब एफपीओ बनाते हैं कि ये जरूरी क्यों है। हमारे आसपास जो एरिया है, जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारा क्लस्टर है, जो 4 से 5 या 10 गांव, 5 गांव, 7 गांव आपने सिलेक्ट किए हैं, जहां पे जिनको आप इकट्ठा करके एक एफपीओ बनाओगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ एफपीसी बनाओगे, उस चीज में जो हमारे गांव होंगे, हम उन्हीं को क्लस्टर बोलते हैं। उस क्लस्टर के अंदर आपके जो फार्मर्स हैं, जो आपके मेंबर फार्मर हैं, या जिनको आप अपने एफपीओ के साथ जोड़ोगे, स्टार्टिंग में अपना टारगेट पूरा 300 फार्मर कंप्लीट करने के लिए उनको स्टार्टिंग में अपने साथ जोड़ोगे, तो वही जो 3 से 4-5 गांव, उन्हीं को हम क्लस्टर बोलते हैं। बहुत सारे किसानों की समस्या रहती है कि हमें क्लस्टर का पता ही नहीं है कि क्लस्टर होती क्या चीज है। तो किसी को इस चीज में समस्या नहीं लेनी है कि जो हमारे 4 से 5 गांव जिनके साथ हम इकट्ठे होके हमारा एफपीओ बना रहे हैं, उन्हीं गांव को हम अपना क्लस्टर बोलते हैं। तो उन्हीं गांव के जो फार्मर हैं, जो हमारे मेंबर फार्मर हैं, वो हमारे मेंबर रहेंगे और उन्हीं मेंबरों के साथ मिलकर हमने एफपीओ बनाना है। तो हमारा जब एफपीओ कंप्लीट हो जाता है, हमारा सीबीबीओ हमारे साथ मिलके जब हमारा एफपीओ कंप्लीट कर लेता है, बना लेता है, तो हमारा मेन काम उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद हमारा एफपीओ बनने के बाद हमारी मैनेजमेंट को दिलवाना है। अभी जो एफपीओ की 10,000 गठन एवं संवर्धन योजना जो हमारी एफपीओ की चल रही है, जिस योजना में नए एफपीओ बन रहे हैं, इसमें सीबीबीओ का बहुत अहम रोल है। तो जो सीबीबीओ है वो उस योजना के लिए आपको स्टार्टिंग में जब आपका एफपीओ शुरू होता है, तो उसमें आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट जो स्टार्टिंग में आपको आती है, वो दिलवाने में सबसे ज्यादा जो योगदान है जो सीबीबीओ करता है। आपको उसमें एफपीओ को में डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, सीबीबीओ को जो देने हैं, उसमें जब आपका एफपीओ रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसमें कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी मैनेजमेंट कॉस्ट लेने के लिए सबसे पहले सीबीबीओ को जरूरत होती है, जो आपका सीए आपको प्रोवाइड करेगा। उसमें होता है एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, और सीआईएन नंबर, पैन कार्ड। और जब ये कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट आएंगे, उसके बाद आपके नियरेस्ट जो बैंक होगा, उस बैंक में आपका अकाउंट खुलवाने के लिए कोई भी समस्या आती है, आपका नियरेस्ट बैंक आपका अकाउंट नहीं खोलता, तो इन सारे कामों में बैंक का अकाउंट खुलवाने में सबसे पहले सीबीबीओ आपकी हेल्प करेगा। सीबीबीओ बैंक से आपका टाई अप करवाएगा, बैंक से आपका अकाउंट खुलवाएगा। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो उसका एक कैंसिल चेक लेके साथ में इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आप जिस भी इम्प्लीमेंट एजेंसी के थ्रू आपका एफपीओ ओपन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इम्प्लीमेंट एजेंसी आपकी कोई भी हो सकती है, सफैक हरियाणा हो सकती है, एसएफएससी एच हो सकती है, एसएफएससी न्यू दिल्ली, एसएफएससी हो सकती है, या नाबार्ड हो सकती है। इन किसी भी इम्प्लीमेंट एजेंसी जो आपकी उस टाइम पे वर्किंग कर रही है, उस इम्प्लीमेंट एजेंसी को आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स जब आपको चले जाएंगे, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपकी पहली मैनेजमेंट कॉस्ट आएगी। जब आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट आपके पास आ जाती है, तो आपको अपना ऑफिस
सेटअप करना है एफपीओ के लिए कि आप अपना ऑफिस कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो वो आपको ऑफिस स्टार्ट करवाने में आपकी हेल्प करेगा। आप में वहाँ पे फर्नीचर जो अब लेना है, टेबल चेयर लेनी है, कंप्यूटर सिस्टम लेना है, लैपटॉप प्रिंटर लेना है, और साथ में अदर जो डेली रिसोर्सेज होते हैं आपके, फार्मर्स आएंगे बैठेंगे उनके लिए चेयर्स वगैरह, उन सारी चीजों में आपकी हेल्प करेगा। मैडम एक बार नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। मैडम एक बार नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। यस, तो ये जो सभी चीजें स्टार्टिंग में इन चीजों के लिए आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होता है कि मेन जब आपकी ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, आपका ऑफिस स्टार्टअप हो जाता है, तो उसके बाद हमारा मेन वर्किंग सीबीबीओ का और एफपीओ का स्टार्ट होता है कि हमें अब एक एफपीओ हमारा रजिस्टर्ड हो गया है, हमने अपना एक ऑफिस बना लिया है, हम वहां पे बैठने लग गए हैं। तो आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं, नए जो आप एम्प्लॉयज रखोगे, इसमें 2 एम्प्लॉयज अभी कंपलसरी हैं जिनके लिए आपको गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट कॉस्ट के तौर पे। उसमें आपका एक सीईओ है, जो सीईओ है उसके इंटरव्यूज करवा के एक आपके कैपेबल सीईओ है आपका, वो रखने में आपकी सीबीओ हेल्प करेगा। साथ में एक अकाउंटेंट रखेगा जो आपके ऑफिस में परमानेंट बैठेगा, जो आपके अकाउंट्स मैनेज करेगा, आपने किसको कितना पैसा दिया है, कितना लिया है, उन सारी चीजों को मैनेज करेगा एक अकाउंटेंट। तो ये 2 एम्प्लॉयज रखने में सीबीबी आपकी हेल्प करेगा, उनका इंटरव्यू लेगा कि वो आपके एफपीओ के लिए कैपेबल है या नहीं है। देन क्या है कि जब हम एक बार एफपीओ में एम्प्लॉयज रख लेते हैं, तब उनके एम्प्लॉयज के साथ स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी काम शुरू करना है, तो काम शुरू करने के लिए जो आपका सीईओ है, हम एम्प्लॉयज रखते हैं। सीईओ मेनली हरियाणा के अंदर या बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स के अंदर मेनली अभी क्या है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर हमें मेन सीईओ है जो पोस्ट रखनी है, वो एग्रीकल्चर बीएससी कंपलसरी है की गई है। तो हम जो एग्रीकल्चर बीएससी रखते हैं, एग्रीकल्चर बीएससी के बिहाफ पे आपका इनपुट बिजनेस शुरू करने के लिए एग्रीकल्चर बीएससी रखते हैं, जो आपका पेस्टिसाइड, सीड्स और फर्टिलाइजर के लाइसेंस है जो सीईओ के हैं, उनके आधार पे आपके ये लाइसेंस बनते हैं इनपुट मार्केट के लिए। तो ये लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी हेल्प करेगा आपका सीबीबीओ। तो उसके बाद आउटपुट लिंकेज है, आपने स्टार्टिंग कोई भी प्रोडक्ट है उस सेल करना है, सेल करने के लिए आपके आसपास के फार्मर्स है, उन फार्मर जिस विलेज में या जिस ब्लॉक में आपने या आपके क्लस्टर में जो आपने ऑफिस बनाया है, आसपास के फार्मर्स में एक मीटिंग प्रोग्राम रखेंगे, फार्मर्स की मीटिंग रखेंगे, कलेक्टर मीटिंग, जिसमें सभी फार्मर्स को इकट्ठा करके आप सबको वहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पे आपने एक एफपीओ का एक ऑफिस स्टार्टअप किया है जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार है, जिसमें आपको लेस रेट में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स मिलेंगे। तो ये फार्मर मीटिंग करने, जो इस टाइप की फार्मर मीटिंग होती है, इन सभी चीजों के लिए आपका सीबीबीओ आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद इनपुट मार्केट, स्टार्टिंग में क्या है कि हम जब भी कोई एफपीओ बनाते हैं, सबसे पहले चैलेंज होता है कि कोई बिजनेस शुरू करें। स्टार्टिंग में हमारे पास बिजनेस करने के लिए कोई भी ऐसा स्टार्टअप नहीं होता है कि कभी भी कोई एक नया एफपीओ बनता है कि स्टार्टिंग में कोई बिजनेस कर ले। तो सबसे इजी बिजनेस होता है कि हम स्टार्टिंग में ही एक इजी बिजनेस करें, जिससे हमारे साथ फार्मर जुड़े, हमारे क्लस्टर के फार्मर जुड़े, नए फार्मर्स को हम टाई अप अपने साथ जोड़ें। तो उसके लिए इनपुट बिजनेस हम सबसे पहले करते हैं। उसी के लिए हमें एग्रीकल्चर बीएससी की रिक्वायरमेंट होती है कि हम उससे पेस्टिसाइड्स और सीड फर्टिलाइजर के लाइसेंस बनवा के अपना एक छोटी एक शॉप, एक ऑफिस स्टार्ट करें, जिसमें हम सीड फर्टिलाइजर और बेच सके। तो इनपुट मार्केट इन सभी चीजों की सप्लाई के लिए कि वो कहाँ से मिलेंगी, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता है कि आप कहाँ से फर्टिलाइजर परचेज करो, कहाँ से आपको सीड्स मिलेंगे। तो ये सभी लिंक आपके साथ करवाने हैं, जिन फर्म से वो मिलते हैं, जो आपके नियरेस्ट हैं, जो आपके सेल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड की फर्म्स है, उनके साथ आपके एफपीओ के टाई अप करवाने हैं, उनसे आपको प्रोडक्ट दिलवाने हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट दिलवाने के लिए आपका सीबीबीओ है वो आपकी हेल्प करता है। उसके बाद रहता है कि मेन फार्मर फाइनेंशियल सर्विस, आपको पैसे की कहीं रिक्वायरमेंट है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके साथ फार्मर जुड़े हैं, आपने 300 फार्मर कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद आपको जो कलेक्शन हो चुका है मनी का, आपने उन सभी से पैसा लेके आपके अकाउंट में डाला है, तो उसके बाद आपको इक्विटी ग्रांट की जरूरत होगी। जितने फार्मर्स के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया है, तो इक्विटी ग्रांट के लिए जो आपको अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपके इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सीए से क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने सारे जो कलेक्शन करी है फार्मरों से, 300 फार्मर स्टार्टिंग में जो जोड़े हैं, उनसे आपका पास 3 बनवाना है, उसके साथ सीए के साथ कनेक्ट करके पास 3 में उनको अपडेट करवाना है। आपकी क्या
एप्लीकेशंस हैं, आप ये एप्लीकेशंस टाइप करके आपको देनी है ताकि आप एप्लीकेशंस पे अपने रिक्वायरमेंट डाल सको, वो सारी चीजें हैं, वो CBBO आपको इन चीजों के लिए हेल्प करेगा। और मैडम नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। जो आप शुरू में जब FPO रजिस्टर्ड करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे नियरेस्ट एक विलेज है, कई बार हमें समस्या आती है कि नियरेस्ट विलेज है लेकिन हमारे एरिया में कोई प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे कि आपके एरिया में कोई टमाटर प्रोडक्ट है, टमाटो है या कोई अदर वेजिटेबल है, क्रॉप है जो वहां पे हो रही है, लेकिन बीच में कोई विलेज ऐसा है कि उसमें वो प्रोडक्ट नहीं होता लेकिन उसके साथ के विलेज में होता है। जो आपका क्लस्टर बनाने के लिए कौन से विलेज आपके बेस्ट हैं, उनके लिए बेसलाइन सर्वे करता है सबसे पहले CBBO कि इन विलेज में आप अच्छा प्रोडक्ट कर सकते हो, कौन सा विलेज आपको छोड़ना है, कौन से विलेज आपको नियर बेस्ट है। उन सारे विलेज का बेसलाइन सर्वे करके आइडेंटिफाई करके वो विलेज आपको प्रोवाइड करता है आपका CBBO। आपके साथ इन चीजों में हेल्प करेगा। साथ में जो फार्मर्स की मीटिंग है उनके लिए, और साथ में जो आपका शेयर मनी कलेक्शंस है कि कहाँ पे शेयर मनी कलेक्शन हो रही है, उन चीजों के लिए आपका CBBO टाइम पे फार्मर्स की मीटिंग लेंगे। उन मीटिंग्स में CBBO आपके साथ मिलके, फार्मर्स के साथ मिलके आपकी जो शेयर कैपिटल है उनको इकट्ठा करेंगे। तो ये चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स MOA ये सब कुछ हो चुका है। और गवर्नेंस FPC जब आपका बन जाता है तो फर्स्ट जो पहली बार समस्या क्या आती है कि हर FPO को कई चीजें का नहीं पता होता है कि जैसे कि फर्स्ट AGM होनी है। कभी भी हम कोई FPO बनाते हैं, कभी भी स्टार्टिंग में हमने कोई FPO बनाया है, हमारा रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसके 90 डेज के अंदर अंदर हमें पहली AGM कंप्लीट करनी होती है। अदरवाइज हमारे पास पर डे कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस हैं हमारे FPO के पास पड़ जाते, हमारे ऊपर लगते हैं जो टाइम पे हमें नहीं, अगर जो हम AGM करवाते। तो ये सारी चीजें आपको आपका CBO बताएगा कि हमें कभी भी कोई FPO बनाना तो 90 डेज के अंदर पहली AGM हमें कंपलसरी है, वो हम कंडक्ट करें ही करें। आपके जब FPO स्टार्ट आपने करना है, बनाना है, तो उसमें आपके BODs का सिलेक्शंस है। कोई आपका BODs का सिलेक्शंस के दौरान आपको उनको समझ में नहीं आ रहा है किसी समस्या को कि FPO क्या चीज है क्या नहीं है, तो ये सारी चीजें, इन चीजों में भी आपका BODs आपके साथ, BODs को सिलेक्शंस में आपका CBBO हेल्प करता है। उसके बाद आता है FIG की, जो आपकी सभी आपके 10 BODs हैं, तो उन सभी BODs की भी एक दायित्व रहता है कि अपने आसपास के विलेज में, वो अलग अलग विलेज से हैं, तो अपने अपने विलेज में एक FIG का फॉर्मेशन करें, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाएं, एक छोटे छोटे ग्रुप बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फार्मर्स जुड़ सके। FIG का देखो हमें कई प्रकार से हमारे का FIG हेल्प करती है। कई बार क्या होता है कि हम FPO में एक बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही BODs में उनका इंटरेस्ट है कि जो हम अभी बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे किसी FPO का में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है कि हम एक अलग सेपरेट बिजनेस करें। जो FPO बिजनेस कर रहा है उसके साथ हमें एक और बिजनेस करें। कोई अभी गोट फार्मिंग करना चाहता है या वर्मी कंपोस्ट पे काम करना चाहता है, तो हम एक FIG ग्रुप बना के एक सेपरेटली, तो अलग एक बिजनेस FPO कर रहा है। इनपुट का बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, उसके बाद हम ऑयल प्रोडक्शन पे काम करेंगे। हमारे पास सरसों का एरिया है तो हम ऑयल प्रोडक्शन पे काम करेंगे, तो FPO ऑयल प्रोडक्शन पे काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ भी हम एक FIG ग्रुप बना के, सेपरेट डायरेक्टर के साथ एक FIG ग्रुप बना के एक FIG छोटे लेवल पे अलग बिजनेस भी कर सकता है। इन चीजों में आपके जो CBBOs आपकी हेल्प करते हैं। FIG ग्रुप में क्या होता है कि आपने सेपरेट एक FIG ग्रुप बनाया है, उस FIG ग्रुप में मेन जो अकाउंट है वो आपके FPO का ही रहेगा। उनके साथ मिलके आप सेपरेट गोट फार्मिंग या छोटे प्रोजेक्ट्स भी साथ में कर सकते हैं। इन चीजों के लिए जो ये सारे काम होंगे, इन चीजों के लिए आपका CBBO है जो आपका वो बहुत हेल्प करते हैं। आपकी मीटिंग्स करवाते हैं आपकी फार्मर्स की, और उनको जो समझाना है, FPO से जुड़ने के फायदे बताने हैं। आपके पास आपने शॉप ओपन करी है, इनपुट बिजनेस स्टार्ट किया है, इनपुट बिजनेस से आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है अपने फार्मर्स को, उन सारी चीजों को बताने के लिए, फार्मर्स में एक जागरूकता लाने के लिए कि FPO से जुड़े हैं वो ज्यादा। तो इन सारी चीजों के लिए, फार्मर मीटिंग करने के लिए आपका CBBO आपकी हेल्प करता है। और मैंने आपको बताया है कि जो उसके बाद के जो काम रहते हैं कि जैसे CEO की अपॉइंटमेंट है, अकाउंटेंट की अपॉइंटमेंट है, इन चीजों के लिए आपका CBBO आपकी हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, अब मेन क्या होता है कि हमने अपना FPO बना लिया है,
हमने अकाउंटेंट और सीईओ 2 पोस्टें हैं जो गवर्नमेंट ने इस टाइम डिसाइड करी है नई इस स्कीम के तहत, उनको भी हमने रख लिया है। अब हमने बिजनेस बनाना है, हमने इनपुट का बिजनेस स्टार्ट किया है। इनपुट का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कहाँ से हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खरीदें, इन चीजों के लिए भी हमने टाई अप कर लिया है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो बीओडीज होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, तो वो टाई अप खुद भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाते। बहुत सारे बीओडीज में देखता हूँ जो हम फील्ड में घूमते हैं, तो वो टाई अप नहीं कर पाते, एजेंसीज के साथ मिल नहीं पाते, या उनको डिस्ट्रीब्यूटर टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर पाते। इस टाइम पे हमारे पास समस्या है। आप सब लोग जो एफपीओ चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, जो फार्मर्स हैं, वो देख रहे होंगे इस टाइम पे फर्टिलाइजर की बड़ी समस्या है जो समय पे नहीं मिल पा रहा है हमें। लेकिन इन समस्याओं के साथ आप अपने सीबीबीओज के साथ मिलकर इन समस्याओं पर डिस्कशन करके, तो जो फर्टिलाइजर फर्म्स हैं उनके साथ आप आपका टाई अप करवाना है, या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम उन चीजों पे ऊपर काम कर सकते हैं सीबीबीओ के साथ मिलके। जो उसके बाद क्या है, जो उसके बाद क्या है कि कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट समय समय पे हमें प्रोवाइड करती है। हम सभी फार्मर्स हैं और सभी फार्मर्स को पता है कि गवर्नमेंट समय समय पे हमारे लिए बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स हैं या अदर टाइप की स्कीम्स हैं जो हमें प्रोवाइड करती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि इस टाइम पे हमारे पास क्या स्कीम डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है, हमें अपने फार्मर्स के लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो जो सब्सिडी स्कीम्स है आपके पास में, हॉर्टिकल्चर, आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इन सभी डिपार्टमेंट्स में कुछ फार्मर्स के लिए स्पेशल स्कीम्स चलती रहती हैं। तो ये सीबीबीओ का काम होता है कि आपको वो सारी स्कीम्स बताएं कि आपके फार्मर्स में इस टाइम पे आपके फार्मर को, आपको एफपीओ को कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट की जो एफपीओ के लिए निकली है, कौन सी स्कीम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आपके फार्मर्स को आप अप्लाई करवा सकते हो और आप गवर्नमेंट से उन फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकते हो जो आपको अभी एफपीओ चलाने के लिए नेसेसरी है। उसके बाद क्या है कि आपका बिजनेस प्लान बनाना है, आप 5 ईयर में किस प्रकार से काम करोगे। सीबीबीओ का सेकंड का मेन काम क्या रहता है कि स्टार्टिंग में कि आप बिजनेस क्या स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग से आपने बिजनेस के इनपुट का बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड फेज में आप फार्मर सिलेक्शन के बाद आप कोई प्लांट लगाओगे, कौन से प्लांट लगाओगे, आपका मेन प्लांट आपके एरिया में किस चीज की प्रोडक्शन अच्छी है, किस स्कीम के तहत जाओगे, आप सीसीडीपी स्कीम लोगे या अदर एमएसएमई के थ्रू कोई प्रोजेक्ट लगाओगे, स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में लगाओगे। तो एक बिजनेस प्लान आपका बनाना स्टार्टिंग से लेके 5 ईयर तक, जब तक आपके पास से आपका सीबीबीओ आपके साथ काम करेगा, तो उन स्कीम्स के साथ आप किस प्रकार से जुड़ोगे और वो कौन कौन से फेज में आप काम करोगे। फर्स्ट 6 मंथ में आप खाली फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स इनपुट का स्टार्टअप दोगे, देन आप अदर बिजनेस एक्टिविटी पे जाओगे। तो इन सभी के लिए 5 ईयर का आपका बिजनेस प्लान बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प आपका सीबीओ करेगा। स्टार्टिंग में आपके लिए बिजनेस प्लान सीबीओ लेके आएंगे। उसके बाद कमोडिटी ट्रेनिंग, आपके एरिया में कौन सी कमोडिटी हो रही है। कई बार क्या होता है कि हमारे एरिया में वेजिटेबल्स या कोई अदर कमोडिटी नहीं होती। हम मेन एरिया जो होता है अभी देखने में मिलता है कि हरियाणा में या किसी भी एरिया में, हरियाणा में, एमपी में, राजस्थान में हमारे पास एरिया देखने में मिलता है मेनली गेहूं का प्रोडक्शन कई बार ज्यादा होता है और हमारे फार्मर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गेहूं कर, तो इस टाइम में ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर सकता है। आपकी स्टार्टिंग में आपने अपने एफपीओ के माध्यम से आपने मंडी लाइसेंस बनवा के आप अपना एफपीओ का कलेक्शन है, वीट का, पैडी का या अदर कमोडिटी जो आपके एरिया में हो रही है उनका कलेक्शंस करके आप उसको सेल कर सकते हो, उसकी ट्रेडिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ट्रेडिंग लाइसेंस बनवाने में, ट्रेडिंग करने में आपका सीबीबीओ हेल्प कर सकता है। सेकंड, कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बार समस्या आती है कुछ एफपीओस के, हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हमें सीईओ जो हमारा है बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल पाता, हम कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में एकदम स्टार्ट नहीं कर पाते। हमारे पास अमाउंट कम है, बहुत बड़ी अमाउंट हमारे पास, मेंबर्स कलेक्शन करने के बाद भी कंप्लीट मेंबर नहीं हो पाते, 100 मेंबर या 50 मेंबर हमारे स्टार्ट होते हैं कि हमारे पास कोई बिजनेस स्टार्टिंग में नहीं स्टार्टअप होता। तो स्टार्टअप बिजनेस जो होता है कि विलेज लेवल पे, देखो हमारे ज्यादातर एफपीओस जो विलेज लेवल पे बनते हैं, तो विलेज में जो वर्किंग रहती है कि कैटल जो एनिमल्स हैं, हम काफी फार्मर्स हमारे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है कि दूध का बिजनेस करते हैं, गाय भैंस हमारे पास काफी मात्रा में लोग रखते हैं। तो एफपीओस के अंदर हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर कैटल फीड देख सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग में एक कैटल फीड का बिजनेस भी कर सकते हैं। इस प्रकार के बिजनेस के लिए आपका
जो आपका एरिया में है, आपकी कितनी किस प्रकार आपके एरिया में विलेज में कितनी कैटल्स हैं, उनके हिसाब से आप कैटल फीड स्टार्टअप कर सकते हो। तो इन चीजों के लिए आपके कैटल फीड का सप्लीमेंट कहाँ से मिलेगा या आपको कहाँ से लेना है, इन चीजों के लिए आपका सीबीओज आपके साथ काफी इन चीजों के लिए हेल्प करता है। और बड़ी समस्या, बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हमारे पास हम फील्ड में देखते हैं कि एक आती है हमारे फार्मर्स के साथ जब हम फील्ड में घूमते हैं। जब कभी भी हम फार्मर से बात करते हैं कि आपके पास सेल्स के लिए, परचेज के लिए आपके पास पेस्टिसाइड का बिजनेस है, कोई अदर बिजनेस है, फार्मर नहीं जुड़ रहा है, वो क्या आता है, या आपके पास प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके पास नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है फील्ड के अंदर, उसके बावजूद एफपीओ को सेल करने के लिए, तो एक समस्या होती है कि हम पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते। एफपीओ के पास इतनी पेमेंट नहीं होती कि वो प्रोडक्शन हम कंप्लीट खरीद लें या उतना फार्मर्स को हेल्प कर सके। तो इसमें क्रेडिट की बड़ी समस्या आती है कि वो पैसा बैंक आपको प्रोवाइड करे या कोई ऐसी फैसिलिटी आपको दे, क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिले जिससे आप एक समय के लिए, जैसे कि फार्मर के पास पैसा आता है कि आफ्टर 6 मंथ पैसा आता है, आफ्टर 6 मंथ जब उनकी फसल कट जाती है और मंडी में सेल करके आते हैं तब उनके पास पैसा आता है, तो उस टाइम वो पैसा पेमेंट कर दे और स्टार्टिंग में उनको क्रेडिट एक लोन के तौर पे मिल जाए। इस प्रकार से बहुत सारी फर्में हैं मार्केट में, बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां जो इन चीजों के लिए, किसान की इन समस्याओं के लिए, आप लोगों के लिए हेल्प करती हैं। तो उनके लिए इन क्रेडिट सर्विसेज और इन चीजों के लिए आपका सीबीबीओ इन सब से मिलकर आपकी हेल्प करेगा। आप उनको बताओगे भी, अभी हमने इनपुट का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन फार्मर आता हुआ कहता है कि हमें फिलहाल उधार में चाहिए, जब हमारी फसल कट जाएगी उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है फार्मर्स के साथ, छोटे फार्मर्स के साथ तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे समस्या है कि वो स्टार्टिंग में उस अमाउंट को पे नहीं कर पाते। बीच में उनको पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट है, 10,000 रुपए का पेस्टिसाइड खेतों में डालना है, लेकिन उतना पैसा वो नहीं दे पाते। तो इस प्रकार से बहुत उन फैसिलिटीज के लिए आपको एक मिड टर्म लोन प्रोवाइड करवाना है, या आपको एफपीओज के तौर पे उस चीज को लेना है, या आपको फाइनेंस देना है, क्रेडिट कार्ड आपके फार्मर्स को देना है, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कि बैंक्स देते हैं, ऐसे भी अदर फर्म्स हैं जो एग्रीवाइज है, जैसे कि वो एक फार्मर्स को किसान एफपीओज के लिए स्पेशली किसान क्रेडिट कार्ड उनको निकाला है, एफपीओ किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें आप वो जब आपके फार्मर्स आपसे पेस्टिसाइड्स लेने के लिए आते हैं या कोई भी प्रोडक्शन प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं, तो स्टार्टिंग में वो उस क्रेडिट कार्ड के तौर पे आप उनसे पेमेंट ले लेते हो। देन उनके पास जब उनकी फसल सेल हो जाती है आफ्टर 6 मंथ, आप उनसे उस चीज का कंप्लीट पेमेंट आप कोऑर्डिनेट करके बैंक से, जिस भी बैंक से आपने वो लोन उनको प्रोवाइड किया, उनको क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि एफपीओ की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ऐसा नहीं है कि एफपीओ किसी भी फार्मर्स को, जो फार्मर्स कई बार बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट है, वो बैंक से पहले ही ब्लैक लिस्टेड है, वो बैंक को उनको पेमेंट नहीं देता। इन चीजों का बैंक एफपीओ को स्पेशल ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में उस टाइप के जो हमारे पास फार्मर्स हैं उनको उनको हमें स्टार्टअप में लेके आना है, उनको देखना है कि वो इस प्रकार ऐसा ना हो कि हमने उनको किसी को लोन दिलवाया और वो टाइम पे उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो एफपीओ की भी, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी इस प्रकार की जिम्मेदारी बनती है, उन चीजों का ध्यान रखें कि हमारा कोई भी फार्मर्स हमारे से लोन ले या किसी बैंक से हमने किसी को कुछ प्रोवाइड किया तो उसको टाइम से पेमेंट करें, ताकि भविष्य में जब नेक्स्ट ईयर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा उन चीजों के लिए पेमेंट कर सकें, करवा सकें। उसके बाद क्या है कि कई क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज है, जैसे हम करवाते हैं कि बहुत सारे एफपीओस हैं, हमारे एफपीओ हैं जिनको उस एरिया में कुछ नई क्रॉप करनी है। जैसे कि मैं अभी लास्ट मंथ में हमने सोनीपत में विजिट करी थी, तो बेबी कॉर्न बहुत बड़ी मात्रा में सोनीपत के आसपास के, दिल्ली के आसपास के एरिया में वो बेबी कॉर्न बहुत हो रहा है। लेकिन हम अगर जो इसी चीज को देखने के लिए कुरुक्षेत्र या हिसार या हरियाणा के अदर एरियाज में जाते हैं तो बेबी कॉर्न नहीं होता वहां पे, जबकि एक्सपोर्ट के तौर पे देखें तो बेबी कॉर्न की एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी डिमांड है। हम ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उनकी वजह से फिर भी हम बेबी कॉर्न पे वर्किंग नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनको हम स्टार्टअप कर सकते हैं, क्रॉप स्टार्ट कर सकते हैं अपने क्लस्टर में, उन क्रॉप्स के साथ वर्किंग कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न के ऊपर सीसीडी स्कीम में भी कई सारे प्लांट हैं कि हम उनको लें और उनको लेके पैकिंग करके एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट स्टार्ट करें। तो इस प्रकार के काफी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस प्रकार की छोटी जो क्रॉप्स हैं इनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि कई हैं, कुरुक्षेत्र के आसपास का कुछ एरिया है जिसमें हम देखें टमाटर, काफी टमाटो क्रॉप बहुत ज्यादा हो रही है। तो टमाटो है, टमाटो से प्योरी बनाना है उस एरिया के, आपके एरिया में अगर जो टमाटो नहीं होता, क्लस्टर के अंदर नहीं होता, तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, अपने फार्मर्स के साथ उसमें हेल्प कर सकते हो कि हम एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट लगाएं जिसमें टमाटो की प्योरी बना के
उसको सेल कर सके। इसमें गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेट 80 to 90, 70, 80, 90% की सब्सिडी स्कीम्स देते हैं सीसीडीपी में। तो हमें एफपीओ बनाना है। और बड़ी समस्या क्या है कि बहुत सारे फार्मर्स में एक मिथ है, बहुत सारे एफपीओ में एक समस्या है कि वो एफपीओ को बनाना सिर्फ ये समझते हैं कि हमने एफपीओ बनाया, इनपुट का बिजनेस शुरू किया और मेन बिजनेस हमारा इनपुट ही रह जाता है बाद में। बहुत सारे 3 से 4 साल हो गए उन एफपीओ को वर्किंग करते हुए, लेकिन आज भी वो खाली एक इनपुट के बिजनेस में ही सिमट के रह गए हैं। उनको खाली सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सेल करना है, वो शॉप चल रही है, उसी शॉप से वो अपना कंप्लीट वर्किंग कर रहे हैं। उससे आगे उन्होंने कोई बिजनेस अपना बिजनेस नहीं बढ़ाया। तो आपको मेनली आपका सीबीपीओ से आपके साथ मिलके आपका सीबीपीओ मिलके आपको इन्हीं चीजों में हेल्प करता है कि आप एक ही बिजनेस पे ना रहें कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, इनपुट का बिजनेस, खाली आप उसी पे रह जाएंगे। आप खाली कैटल फीड सेल कर रहे हैं आपके एरिया में, या खाली पेस्टिसाइड सेल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर सेल कर रहे हैं, खाली उसी सिस्टम पे हमने नहीं रहना है, उससे आगे भी बढ़ना है। तो उसके आपके क्लस्टर को डेवलप करना, सीसीडीपी स्कीम है जो गवर्नमेंट की क्लस्टर डेवलपमेंट, उसमें भी यही है कि आप अपने क्लस्टर को डेवलपमेंट करो कि आपके एरिया में क्या प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ एरियाज में कोई स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसको आप बढ़ावा दो। बढ़ावा दोगे जब आप एक फार्मर है, आज कल उसको 10 फार्मर करोगे, आपका आपके क्लस्टर के ज्यादा फार्मर्स, उसके बाद आपके एफपीओ का एक दायित्व बनता है कि उन्होंने प्रोडक्शन किया है, आपके कहने पे किसी प्रोडक्शन का किया है, तो एडवांसली उसको सेल करने का मार्केट भी आप देखो, मार्केटिंग देखो। आपके सीबीओ के साथ मिलकर आपका सीबीओ इन चीजों में आपकी हेल्प करेगा कि मार्केटिंग, आपने कोई चीज प्रोडक्शन करी है, उसकी मार्केट में मार्केटिंग करके उसको सेल करवाने में भी आप लोगों की हेल्प करेगा। और उन चीजों में आपको बहुत ज्यादा आप लोगों का ध्यान देगा इन बिजनेस में। तो ये सारी स्कीम्स हैं, ये सारे जो काम हैं जो आपका सीबीओ आपके एफपीओ के साथ मिलकर करता है। तो इन चीजों में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सीबीओ के साथ मिलकर इन सभी कामों को करवाना है। मैडम अगली स्लाइड कर देंगे प्लीज। देखो अभी गवर्नमेंट से क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट से, इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से काफी कुछ हमें हेल्प करी है। कुछ नोडल एजेंसीज हमारे साथ बनाई हैं जो एफपीओ के डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। जो ये नोडल एजेंसीज हैं, इन सभी के साथ इनमें क्या हमारे को हेल्प मिल सकती है, क्या वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उन्होंने हमें एफपीओ को सब्सिडीज देनी है, या हम उनसे क्या ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, उन सारी जो फैसिलिटीज हैं उनके बारे में हमें बताना। क्योंकि फार्मर है, आप लोग फार्मर हो, आप लोगों ने एफपीओ बनाया है, आप आने वाले टाइम के बिजनेसमैन हो, तो आपको आज स्टार्टअप जब आप करते हो तो आपको हर चीज का नहीं पता होता है कि किस डिपार्टमेंट ने हमें क्या चीज करी है। तो जो आपके पास एम्प्लॉयज है, सीईओ है, जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट आपके एफपीओ में रहेगा, सीईओज है, सीईओ को कोऑर्डिनेट करवाएं सीबीओ से ज्यादा। सीबीओ का जो आपके पास फील्ड में कोऑर्डिनेटर है उनके साथ मिलके इन डिपार्टमेंट्स में रेगुलर आपकी विजिट करना। सीबीओ का ये काम मेन रहता है कि वो खुद इन डिपार्टमेंट्स में विजिट करे, आपके अकाउंटेंट सीईओज हैं उनकी इन डिपार्टमेंट्स में विजिट करवाए, और आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम से अपडेट स्कीम्स का पता चलता रहे। इन नोडल एजेंसी जो हमें इन चीजों के लिए हेल्प करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट ने कोई सब्सिडी स्कीम हमें लॉन्च करी है हमारे लिए एफपीओज के लिए, हमें जब तक पता चलता है वो स्कीम्स की लास्ट डेट भी जा चुकी होती है। तो टाइम एक पंक्चुअलिटी टाइम लेके एक सीबीओ आपकी इन चीजों के लिए बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आपकी जो इम्प्लीमेंट एजेंसीज है, एसएफएससी है, एसएफएससी-एच है, ये एक स्टार्टिंग में आपकी जो फैसिलिटीज हैं जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, इनके लिए इन्होंने एक अपना कंप्लीट सेटअप बनाया हुआ है। एक सिंगल विंडो स्टार्ट की हुई है आप लोगों के लिए कि आप एजेंसीज आपके सीबीओ के साथ मिलकर टाइम पे उनसे भी पूछते रहते हैं कि आपके एफपीओज में क्या चल रहा है, उनके भी इंटरव्यूज होते रहते हैं। वो टाइम पे उनके बुला के उनके प्रेजेंटेशंस लेते रहते हैं कि आपके एफपीओ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। वो सब कुछ उनको बताना होता है डिपार्टमेंट्स को जाके कि हमारे एफपीओ इस टाइम पे यहाँ पे स्टैंड करते हैं, आफ्टर 6 मंथ हम उनको इन चीजों की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे, इन चीजों के लिए हेल्प करेंगे, या वो यहाँ पे काम करेंगे। तो ये चीजें
सीबीबीओस डिपार्टमेंट को बताता रहता है, लेकिन एक एफपीओस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनका भी एक बेसिक दायित्व बनता है कि हम अपने सीबीबीओस के साथ मिलके उन चीजों पे काम करें। सीबीबीओस ने आपको बोला है कि नहीं, हम इस प्रकार के बिजनेस को लेके आ सकते हैं, लेकिन फील्ड में हम देखते हैं बहुत सारे एफपीओस हैं जो सीबीओस के साथ उन चीजों के ऊपर वर्किंग नहीं कर पाते, स्टार्टिंग में उन चीजों को नहीं देख पाते कि किस चीज का हमें अभी बेनिफिट्स लेना है या नहीं लेना है, या किन चीजों में हमें काम करना है। तो इन चीजों के लिए स्पेशली मैं एफपीओस के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमारे पास जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सीबीओस के साथ मिलकर टाइम पे अभी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज जरूर करें। अपने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इकट्ठे होकर सीबीओस के कोऑर्डिनेटर्स को बुला के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें कि भविष्य की जो ये अपनी बिजनेस प्लान है उसके ऊपर भविष्य में हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उन चीजों के लिए टाइम पे जरूर एक मीटिंग्स जरूर बुलाएं और उनके ऊपर काम करें। नेक्स्ट स्लाइड करें। हेलो मैडम। अब देखो मैं आपको एक स्लाइड देखो आगे नहीं हो पा रही है, मैं शायद कोऑर्डिनेशन में एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर है, इन्होंने कुछ आपको इम्प्लीमेंट एजेंसीज दी हैं, जो इम्प्लीमेंट एजेंसीज आपके साथ काम कर रही है, एनसीडीएक्स या नाबार्ड या एसएफएससी या एसएफएससी जो काम कर रही है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट। हाँ ठीक है, तो देखो आप समझ जाओगे कि आपका सीबीओस का क्या रोल है एफपीओस में। इस स्लाइड से आप समझ जाओगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज ने जो है कुछ इम्प्लीमेंट एजेंसीज आपको दी हैं जो आपके साथ वर्किंग कर रही हैं, जो आपके एफपीओस को मॉनिटर कर रही हैं। उनका क्या है कि सीधा सीबीबीओस के साथ टाइप और सीबीबीओस एफपीओस को देख रहे हैं। तो सीबीबीओस का मेनली काम यही रहता है कि आपके समय समय पे जो आपके फंड्स हैं, जो आपकी इम्प्लीमेंट एजेंसीज के थ्रू डॉक्यूमेंट चेक होके आपको मिलने हैं, उन चीजों पे स्पेशली ध्यान रखें। जैसे आफ्टर 6 मंथ, आपने 6 मंथ हो गए एफपीओ बनाने के लिए, कंप्लीट होने के बाद आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट आ गई है, आपने एम्प्लॉयज रखे हैं, उसमें आपके जो फीस आनी है, एम्प्लॉयज की सैलरी आनी है, आपका ऑफिस रेंट आना है, वो सब कुछ आफ्टर 6 मंथ क्या है कि आपके पास जितना आया था स्टार्टिंग में, जो अमाउंट आपको मिली थी वो खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है 1 महीना पहले, समय से आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनवा के, यूसी सर्टिफिकेट, आपने जो भी आपको पैसा मिला था उसका कितना आपका खर्च हो चुका है, कितना आपका पेंडिंग है, उन सब की एक रिपोर्ट बना के टाइम से डिपार्टमेंट को भेजे, टाइम से आपकी इम्प्लीमेंट एजेंसीज को भेजे। स्पेशली काम रहता है कि वो, ताकि आपको नेक्स्ट जो अमाउंट है वो टाइम से मिल सके और आप टाइम से अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सको, आप अपना ऑफिस रेंट टाइम से पे कर सको। ये जो चीजें हैं, इन चीजों में सीबीबीओस का बहुत अहम रोल रहता है। और सेकंड क्या है कि आपका बिजनेस जो भी आपको करना है, आपकी इम्प्लीमेंट एजेंसीज ने आपके ऊपर स्टार्ट किया है कि हाँ आपको ये बिजनेस करना है, क्योंकि सीबीओस ने एक बिजनेस प्लान स्टार्टिंग में सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट्स को, जब आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट आती है, तो उस बिजनेस प्लान के ऊपर आपको काम करवाना है, एफपीओस को कैसे काम का, आपको कैसे काम करना है। तो सीबीओस स्पेशली इन चीजों को देखते हैं कि वो जो बिजनेस प्लान है आप उस पर ठीक से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। काफी सारे एफपीओस क्या रहते हैं कि जब सीबीबीओस फील्ड में जाते हैं, उन चीजों को चेक करते हैं और एफपीओस को स्पेशल उन चीजों के लिए बोलते हैं कि आप यहाँ पे
समय से इन चीजों के लिए हम पीछे हैं या हम बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो पा रहे हैं। वैसे स्टार्टिंग में क्या है कि काफी हम नहीं अचीव कर पाते अपने बिजनेस प्लान को, जो बिजनेस प्लान में हमारे टारगेट होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हम उस लेवल पे काम कर लेंगे, हम अपना प्रोडक्शन है या हम अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो टाइम पे करेंगे, लेकिन बहुत सारी हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, टाइम पे हमें लोन नहीं मिल पाता है, हम बैंकिंग से काम कर रहे हैं, टाइम पे लोन नहीं हो पाया, या कि उधर हमारे को प्रॉब्लम्स आ गई हैं, टाइम से हमारा फार्मर कलेक्शन नहीं हो पाया, हमने जो शेयर मनी इकट्ठी करनी है फार्मर से वो नहीं हो पाई, तो उनको कंप्लीट करने के बाद नहीं हो पाता, तो उन चीजों के लिए आपको टाइम से उन सारी चीजों को रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाए, या भविष्य में सेकंड फेज जब आप स्टार्ट करो तब उन चीजों की रिक्वायरमेंट दिक्कत ना आए, आपको समस्या ना आए, तो इन चीजों में भी आपका सीबीओज आपकी बहुत हेल्प करता है, उन चीजों को कंसिडर करने में आपकी सीबीओज की काफी हेल्प रहती है। नेक्स्ट स्लाइड करें। नेक्स्ट ले लो, ये तो सब कुछ हो चुका है अपना। बैक कर ले। एक मेजर क्या रहता है कि हम जब एफपीओ, बस ठीक है मैम, राइट, जब हम एक एफपीओ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे बीओडीज हैं, काफी सब हमारे बीओडीज हैं, उनको नहीं पता होता कि एफपीओ चलाना कैसे है। सबसे बड़ी समस्या स्टार्टिंग में एफपीओ चलाने में ये रहती है। तो बिजनेस एक सेकंड पार्ट है, लेकिन स्टार्टअप के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि चलाना कैसे है। तो हमें जो चलाने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी चीजें, कि हमें एफपीओ करना है कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करनी है, हमें अपने जो रजिस्टर्स है, कार्रवाई कमेटी रजिस्टर्स हमने एफपीओ के लिए लगाया है, उसमें किस प्रकार से मीटिंग लिखनी है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। तो इन चीजों में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करें, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ट्रेनिंग प्रोग्राम दें, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। उन ट्रेनिंग सीबीबीओ के भी सारे काम रहते हैं कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक एफपीओ, एक फार्मर से एक उद्यमी बनाने के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो ट्रेनिंग है, आपका सीबीओ समय पे वो कैपेसिटी बिल्डअप करें उनके अंदर, उनको मोबिलाइज करके उनको ट्रेन करें कि वो एक बिजनेसमैन की तरह उस एफपीओ को एक बिजनेसमैन की तरह सोच के उस एफपीओ को आगे बढ़ाए। तो ये सारे काम करने में आपका सीबीओ आपकी हेल्प करता है। तो एफपीओ के फार्मर्स को स्टार्टिंग में ट्रेनिंग देना है, एफपीओ के फार्मर्स को इकट्ठा करना है, उनको समझाना है, उनको मॉडल एक प्रॉपर मॉडल, एफपीओ मॉडल एक तैयार करना है, वहाँ पे एक वर्कशॉप लगाए आपके एरिया में, और आपके फार्मर्स को समझाएं, उन चीजों के लिए करते हैं। जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, स्टार्टिंग क्या होता है कि हमें जब स्टार्ट करते हैं एफपीओ, एक नया एफपीओ है, तो हमें एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिल पाते, बहुत रेयर होता है कि हमें कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन मिल जाए। स्टार्टिंग में फ्रेशर्स जो रखते हैं, तो मेन है कि उनकी ट्रेनिंग करवानी है, उनको सिखाना है कि आप एफपीओ में एज एम्प्लॉयज आए तो कि एफपीओ कैसे काम करेगा, हमें इसमें क्या हमारी प्लान्स रहेंगे, उन प्लान्स को समझाना, उनको काम करवाना, उनको सिखाना कि आप फार्मर से किस प्रकार से बात करोगे। आप विलेज में जब फार्मर्स में के साथ मीटिंग कर रहे हो, एक आपका सीईओ है जो फार्मर्स की एक मीटिंग विलेज में जाके कंडक्ट कर रहा है, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, या आपने एक इनपुट शॉप स्टार्ट करी है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने ऑयल प्रोडक्शन किया है, या कोई भी प्रोडक्शन आपने किया है, या आपने स्टार्टिंग में अचार बनाया है, तो वो मार्केट में सेल करना है, तो उन चीजों के लिए जो उनको फार्मर्स के साथ जाके डिस्कशन करना है, तो ये जो उनकी ट्रेनिंग है कि फार्मर्स को जाके वो क्या बताएं, या मार्केटिंग कैसे करें अपने प्रोडक्ट की, या हम किस प्रकार से अपने एफपीओ की मार्केटिंग करें, उन फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें, या पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें हम हमारे एफपीओ का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए। तो इन चीजों की, इन सभी ट्रेनिंग्स के लिए भी आपका सीबीओ हेल्प करता है। आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ट्रेनिंग है, आपके सीईओ की ट्रेनिंग है, वो सारी ट्रेनिंगें हैं, समय समय पे आपका सीबीओ आपके ट्रेनिंग्स वो सभी प्रोवाइड करेंगे आपके सीईओ को और आपके अकाउंटेंट्स को और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ताकि आपका एफपीओ भविष्य में ज्यादा अच्छा चल सके, आप उसकी अच्छी मार्केटिंग कर सको, उसके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे सेल कर सको। नेक्स्ट स्लाइड करो।
assist the जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिनके थ्रू आपका एफपीओ और आपकी जो इम्प्लीमेंट एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपके आसपास है, उनके वहां पे कई बार क्या होता है कि हम सीबीबीओज आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स में आप उतना क्लैरिफाई नहीं हो सकते हो। उसके बाद जैसे कि हरियाणा में HTI है, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हर महीने 5 दिन की ट्रेनिंग एफपीओज को प्रोवाइड करता है। तो आपको वो टाइम पे बताने की किस टाइम पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहाँ पे आपका उनके लिए ट्रेनिंग के लिए जाएं, उन चीजों को बताएं, वो सारी चीजें आपको ट्रेनिंग करवाना है जो है इन चीजों में हेल्प करता है। एफपीओ में इक्विटी ग्रांट मैंने आपको बताया है कि जो इक्विटी ग्रांट है, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटीज है एज पर नीड बाय ग्रोथ, तो आपको ग्रोथ करने के लिए क्रेडिट गारंटी देना है। देखो अभी तो वैसे तो AIF स्कीम है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हो उसमें ज्यादा से ज्यादा 80% तक गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी आपकी दे ही रही है कि आप उसमें प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको जो पेमेंट है उस चीज को आपको मिल जाए। तो उन सारी चीजों के लिए तो आपकी AIF स्कीम में काफी कुछ हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो चीजें बच जाती हैं उनमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर आप एफपीओ आपकी CBBO आपकी काफी हेल्प करता है। देन क्या है कि कई बार हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है, प्रोडक्ट बनाते हैं या सेल करते हैं, बड़ी समस्या रहती है। बहुत सारे एफपीओज हैं या काफी जो स्टार्टअप न्यू स्टार्टअप्स हैं एफपीओज के साथ, उनमें क्या रहती है, हम प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, प्रॉब्लम समस्या क्या रहती है कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, हम प्रोडक्ट बना लें, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, स्टार्टअप हो जाएगा, लेकिन हम उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे। तो जो मार्केट लिंकेज है, आपके मार्केट लिंकेज बनवाने, आप एक स्मॉल स्केल पे नहीं सेल कर पा रहे हो, आप रेगुलर अपना ब्रांड बना के उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आपका रॉ मटेरियल या रॉ प्रोडक्ट आपने काफी कुछ अच्छा है, तो कुछ कई बार हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उनको बड़ी फर्म्स हैं आपकी, उन बड़ी फर्म्स के साथ अटैचमेंट करवाना। जैसे कि आपने कोई मस्टर्ड ऑयल रेडी किया, आपका स्टार्टिंग में मस्टर्ड ऑयल है, आपके पास एक बड़ा कैपेसिटी का प्लांट है, आपके एरिया में मस्टर्ड काफी अच्छी क्वांटिटी में होती है, और आपके एफपीओज में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके आपके विलेज लेवल है जो आपका क्लस्टर है, उसमें मस्टर्ड आपने कलेक्शन कर लिया, आपके एफपीओ ने परचेज करके रख लिया है, और आपने अपना ब्रांड बना के, एक सेल्फली ब्रांड बना के मार्केट में लॉन्च किया है उस प्रोडक्ट का, आपने सेल हो रहा है, लेकिन उस इतना अच्छा सेल नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास प्रोडक्शन आपके प्लांट की काफी अच्छी है, तो आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करके किसी बड़ी फर्म के साथ MOU साइन करके एक बड़े लेवल पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। उस चीज में आपकी जो CBBOs है आपकी काफी हेल्प करेंगे, जो आपकी बड़ी फर्म्स है, जैसे कि अभी देखें तो पतंजलि है, काफी अच्छे प्रोडक्ट उनके सेल हो रहे हैं, तो डायरेक्ट इन बड़ी फर्म के साथ आप टाई अप करो, आप ब्रांड में नहीं, आप पूरा एक कंटेनर वो आपको ट्रक भेज देते हैं, डायरेक्ट आप अपना जितना भी पूरा 2 दिन का 3 दिन का प्रोडक्शन है आपका ऑयल का, डायरेक्ट उनको दो, और डायरेक्ट वो अपने फार्म में ले जाते हैं, वहां पे अपनी पैकिंग में सेल करते हैं। तो इस टाइप से जो हम अपने ब्रांड में नई स्टार्टिंग में सेल कर पाते हैं, लेकिन हमें अपना प्लांट बंद करना पड़ता है, तो इन चीजों के लिए आपका CBBOs आपकी काफी हेल्प करता है। तो अप्रोक्स में हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि CBBOs ने स्टार्टअप में आपको किस प्रकार हेल्प करनी है। मैंने अगर जो कोई आपके लिए इसके लिए कोई क्वेश्चन है, कोई भी आप पूछना चाह सकते हो, तो आप अब पूछ सकते हो। हेलो मैडम, आप प्लीज एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें। हाँ जी सर। अनम्यूट होके। हेलो जी सर। सर, मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला बोल रहा हूँ सर, यूपी से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए ना। सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ सर, मेरा एफपीओ का सर, मतलब एफपीओ मेरा बन चुका है, और मैंने सर एफपीओ के थ्रू मैं वर्क भी कर रहा हूँ, PM वानी का मैंने प्रोजेक्ट ले रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन सर मेरी जो एफपीओ बनी सर, वो सेल्फ प्रमोटेड बनी हुई है CSC की तरफ से। ठीक है सर। तो लेकिन सर मुझे ना कुछ सरकारी तौर से कोई सुविधा भी नहीं मिलती। मैं DD साहब के यहाँ भी जाता हूँ, तो वहाँ पूछता हूँ, तो बोलते हैं सर आपको सुविधा कौन सी चाहिए, किस प्रकार की सुविधा चाहिए आपको सरकार से? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसानों को जोड़ रहा हूँ सर अभी। अब किसान जब मेरे पास आएगा, जब उसको मेरे पास से कुछ सुविधा मिलेगी, या लाइसेंस पेस्टिसाइड मिलेगा, या सीड्स मिलेगा, या फर्टिलाइजर मिलेगा,
और ना तो कोई सीबीवीओ मुझे असाइन किया गया है कि मुझे कोई ब्लॉक लेबर तो मुझसे कोई कहे कि भाई ऐसा कार्य करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मतलब देखो तो सर, सर ये एफपीओ बना लीजिए आप अपना, और बाकी चुपचाप घर में बैठ जाइए। देखो सर, स्टार्टिंग में आप जब आपने एफपीओ बनवाया उस समय पे ये देखो, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस समय समय पे चेंज होती रहती है। जो करंटली गाइडलाइंस है वो सीबीबीओ गाइडलाइंस है, मैं उसके आधार पे आपको बताया है। आपने जब एफपीओ बनाया था तो उस टाइम पे सीबीबीओ वर्किंग में नहीं थे, या आपको कोई सीबीबीओ अलाउड नहीं हुआ, तो आपको अभी कोई अगर जो हेल्प चाहिए वो डिपार्टमेंट से आपको अभी भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका सेल्फ प्रोमोटेड एफपीओ तो आपको नहीं मिलेगी। अगर जो आपने अभी, आपका क्या बिजनेस कर रहा है सर आपके एफपीओ? सर मैंने सर अभी पीएम वानी, जो आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री वायरलेस एरिया इंटरफेस नेटवर्क का काम मैंने ले रखा है, जी हाँ। पीएम वानी। और सर मैं अभी तुम्हारे लिए, मेरा स्टार्टिंग अभी 6 अगस्त में मेकिंग हुआ था एफपीओ का। मैंने अकाउंट भी ओपन करा लिया है। मैंने जो भी किया सब अपने उस पे किया है। मैंने अभी किसी का सरकारी तौर से मुझे कोई मतलब किसी की एक ओपिनियन प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई सहायता प्राप्त हुई। तो आगे मेरे यहाँ आम का कार्य बहुत बड़ा होता है, मैंगो की फार्मिंग बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। ये यूपी के अंदर मलिहाबाद बेल्ट साइड है सर, मेरा पूरा एफपीओ। जी हाँ। हेलो। तो मैं चाहता हूँ कि सर कोई अगर ऐसा कोई नंबर हो या कोई सीबीपीओ का नंबर हो जिससे मैं उनसे संपर्क करके आगे की प्रोसेस को अपना ओके ज्यादा और ठीक से कर सकूँ, और आप किसानों से ज्यादा। नियर बाय जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो आपका इसमें प्रॉपर हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने मैंगो की फार्मिंग है तो मैंगो से रिलेटेड आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, आप प्रोडक्ट बना के सेल करोगे, या आप स्टार्टिंग में अपने जो कंप्लीट टारगेट आपका फार्मर जितने आपको कंप्लीट करने हैं, जिस भी स्कीम के तहत आप अप्लाई करोगे, पहले आप अपने टारगेट कंप्लीट करोगे। जस्ट अभी तो आपका एफपीओ बना ही है, स्टार्टिंग में आप कह रहे हो कि अभी आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो इतनी जल्दी आप किस प्रकार की हेल्प चाहिए? मुझे एक तो आपकी बात समझ में नहीं आई कि आपको हेल्प कौन सी चाहिए, डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से? आपने कहा कि सर मुझे फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए और सर इसके मतलब सीड लाइसेंस के लिए, इनके लिए आप से कोई एक मतलब सर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो आपके नियर बाय है उसमें जाइए, आप पूछिए आपको उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स उनके फुलफिल कीजिए, आपका लाइसेंस बन जाएगा। आपने अप्लाई किया है सर अभी तक लाइसेंस? तो मैं गया सर, वो तो बोलते हैं आप डीडी साहब के यहाँ चले जाइए, आप डीओ साहब के यहाँ, वहां से हो जाएगा। तो सर वहां पे हो जाएगा तो आप अप्लाई तो करिए ना पहले। उनका सर अप्लाई करने का फॉर्म लीजिएगा, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो फिल कर दीजिएगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप उसके लिए अप्लाई नहीं करोगे, पहले ही कह दोगे सर मेरे को हेल्प नहीं मिल रही है, तो अब वो कैसे चलेगा? आप प्लीज एक बार जाइए डिपार्टमेंट में, उसको अप्लाई तो करिए। फिर भी नहीं होता है तो आप डिपार्टमेंट का रिलेटेड टू डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, आपके पास डीडीए सर बैठते हैं जो वहाँ पे, उनसे मिलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे। आप उसको अप्लाई तो करिए सर। एक फॉर्म लेके आइए, उसमें क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट है, उनकी किन किन चीजों की उनको रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो आपको लाइसेंस जरूर मिलेगा। कौन मना करेगा सर आपको? चलिए। तो सर मैं तो हरियाणा से हैं आप लोग सर, मैं तो यूपी से हूँ, लेकिन मैं ग्रुप में नो प्रॉब्लम सर। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में अप्रोक्स रूल सेम ही है, एक दो डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस है वो स्टेट वाइज, लेकिन मिलता सब कुछ सेम है हर जगह। देखो मैं राजस्थान भी मैंने देखा है, मैं पंजाब भी देखा है, यूपी में भी एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ, तो लाइसेंस लेने का इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं है कि हमें लाइसेंस लेने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करोगे तो आपको मिल जाएगा लाइसेंस। तो नहीं करते हैं कोई। आप ये सर आप गए, सर आपने वो प्रोसेस स्टार्ट किया है? आप गए हो, आपने रिक्वायरमेंट फॉर्म लेके उनका अप्लाई किया है? ऑनलाइन अप्लाई आजकल तो आपने अप्लाई किया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं मिलेगा? प्लीज एक बार आप अप्लाई करिए, देन आपको 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट किसी को लाइसेंस देने से मना करेगा। चलिए मैं देखता हूँ कि जैसा भी होगा मैं आपसे कुछ आप सर प्लीज अप्लाई करिए, देन अगर जो कोई समस्या आती है तो रिलेटेड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में डीडीए सर के पास जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे सर। बिल्कुल सर, श्योर सर, श्योर। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी से? हेलो। हाँ सर। जी सर, हाँ सर बोलिए। सर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, राजेश कुमार प्रधान सर। कहाँ से बोल रहे सर? छत्तीसगढ़ से। जी हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये मशरूम का खेती करता हूँ, मशरूम का सीड्स बनाता हूँ और मशरूम का काम करता हूँ सर। जी हाँ। मैं 2-3 सर वेबिनार अटेंड भी किया हूँ सर, मशरूम से रिलेटेड जो भी था, लेकिन सर मेरे को ई सर्टिफिकेट का जो नहीं मिल पाया तो उसको लेने के लिए क्या करना पड़ा? सर मैं अभी समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर जैसे में ये वेबिनार चल रहा है। जी हेलो। हाँ सर। तो ऐसा वेबिनार ये मशरूम के लिए आया था, इसके पहले तो मशरूम का भी मैं अटेंड किया था, एक दो और टमाटर वाला भी मैं अटेंड किया था, मशरूम में काम करता हूँ।
लेकिन ये जो ई सर्टिफिकेट सर ये लेने वाला सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिल पाया सर। उसको लेने के लिए मतलब जुड़े हुए एक सेकंड में सभी फार्मर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि ई सर्टिफिकेट के लिए हम चैट सेक्शन में फीडबैक फॉर्म डालते हैं, इसको जरूर क्या भरें। करना पड़ेगा? और इसके भरने के एक हफ्ते बाद जो ईमेल आईडी से आप फॉर्म भरेंगे उस ईमेल आईडी पे आपको पहुंच जाएगा। एक हफ्ते बाद अपनी ईमेल आईडी भी जरूर चेक करें आप। हेलो तो सर हेलो हेलो हाँ सर बोलिए ना प्लीज। हेलो जी सर। मैम, लोगों के पास तो फॉर्म आते ही नहीं है। आप अभी देखें, हेलो अभी सर। हमने हेलो। जहाँ पे आप ये अटेंड कर रहे हैं इसका चैट सेक्शन ओपन करें, लिंक मिलेगा आपको। हेलो, इससे पहले जो मैम मैं सभी फार्मर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी जहाँ पे आप अटेंड कर रहे हैं अपने अपने फोन में या अपने अपने लैपटॉप में, इसी के अंदर देखें एक चैट सेक्शन मिलेगा। उस चैट सेक्शन के अंदर एक लिंक है जिसपे मैं डाल भी रही हूँ कि फीडबैक फॉर्म। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म नजर आएगा, फॉर्म फिलअप करके आप छोड़ दें। एक हफ्ते बाद आपको ई सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। आप अपने फोन से अपना चैट सेक्शन ओपन करें प्लीज। एफपीओ को लेके, एफपीओ बिजनेस को लेके, सीबीबी के रोल को लेके किसी को समस्या है तो स्टार्टिंग में सर पहले हम वो ले लेते हैं, बाकी आप मैडम के साथ बाद में डिस्कशन कर लेना प्लीज। अगर किसी का कोई और एफपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वो पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा था। जी सर बोलिए। हाँ तो सर ये एफपीओ से जुड़ा था कुछ दिन जी हाँ। पहले, वो 3 महीने हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं, लेकिन जिसने मैं जोड़ा था वो कह रहा है कि भाई 2,500 रुपए देने पड़ेंगे, तो इसमें कोई प्रावधान है पैसे का? सर 2,500 किस चीज के लिए आप उनसे पूछिए। एक्चुअली आप नहीं है, जुड़ चुके। 10 मेंबर हम जोड़े थे, उस 10 मेंबर से कह रहे हैं भाई 2,500 रुपए देने पड़ेंगे। सर उसके आप बाद 2,500 लेके वो आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। सर प्रावधान पता क्या होता है, आप किसी भी एक संस्था आपने बनाई है, दुकान बनाई है, स्टार्टिंग में आप उसके मेंबर बने, कोई भी मेंबर बनता है, देखो कोई भी मेंबर आप एफपीओ के साथ जोड़ते हो तो 100 रुपीज से लेके 2,000 2,500। सर मेरे में चैट बॉक्स में वो नहीं आया लिंक अभी फीडबैक फॉर्म का। आप ध्यान से चेक करें, चैट सेक्शन में डाल दिया गया है। अरे मैं चैट बॉक्स पे जाता हूँ तो वो मिनिमाइज हो जाता है। हेलो सर वो फीडबैक फॉर्म नहीं आया, उसमें क्या मैं मिनिमाइज करता हूँ ना, चैट बॉक्स को जैसे क्लिक करता हूँ मिनिमाइज हो जाता है। हेलो सर, एक क्वेश्चन था पहले सर, मैं एक बार हम उस पर बात कर लें। एक फार्मर का क्वेश्चन था और 2,500 के लेके एक फार्मर ने क्वेश्चन पूछा था, ये सर मैं आफ्टर सेशन हम इस पे बात कर लेंगे। देखो सर, अगर जो हम कोई भी संस्था शुरू करते हैं, आपने आज एक एफपीओ बनाया तो उसकी एक शेयर मनी होती है, हर फार्मर्स को वो शेयर मनी पे करनी होती है। आप एज ए डायरेक्टर हो तो वैसे ही गवर्नमेंट का है गाइडलाइंस, कोई भी फार्मर अगर जो मेंबर हमारे साथ जुड़ता है तो मैक्सिमम 2,000 रुपए, मिनिमम 100 रुपीज कोई भी अमाउंट से वो हमारा मेंबर बन सकता है। आपकी जो शेयर की अमाउंट है, जब आपने एफपीओ बनाया, एमओए में लिखी होगी एक फिक्स अमाउंट, उस अमाउंट के साथ वो आपका मेंबर बनता है। अगर जो आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे 2,500 मांग रहा है और आपको 2,500 अगर जो वो कह रहा है कि मुझे दो, तो उसको नहीं देने। आप अपने जो एफपीओ के अकाउंट है उसमें 2,500 रुपए डाल के, आपकी एक स्लिप है, आपके डायरेक्टर से शायद उसको पता होगा, तो वो एक स्लिप होगी, आपको प्रॉपर 2,500 की स्लिप मिलेगी। वो कोई भी अपने खुद के लिए वो स्लिप नहीं मांग रहा, किसी को नहीं चाहिए, वो आपके अकाउंट में, एफपीओ के अकाउंट में ही वो पैसा डिपॉजिट होगा सर। हेलो जी सर। सर मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, पटौदी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक से। जी हाँ बोलिए सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये एफपीओ बने हुए हैं हमारे गुड़गांव में, जी हाँ, ये घोटाले कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी कैसे हो सकती है? सर देखो, वो डिपार्टमेंट रिलेटेड, वो डिपार्टमेंट वो पुराना बना हुआ है, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलके या डीएचओ जो आपके नियर बाय डीएचओ, तो उनसे मिलके देखिए, घोटाले कर भी रहे हैं ये आपको लग रहा है, हो सकता है वो आपकी अपना बिजनेस कर रहा है, आपको उसमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो घोटाला कर रहा है। प्लीज एक बार उसकी सच्चाई जानिए, डीएचओ डिपार्टमेंट से मिलिए। तो मैं
मिस्टर शुभम चौहान सर, आपका माइक जो है एक बार अनम्यूट करें प्लीज, माइक म्यूट हो चुका है शायद आपका। माइक म्यूट है माइक। तो अब मैं सभी किसान भाइयों का इस वेबिनार में जुड़ने के लिए धन्यवाद करता